सभी को नमस्कार। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय। आज के हमारे परम मित्र गुजरात वेबिनार में, राष्ट्रीय वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित पुत्र भी हैं। हमारे आदरणीय बहुत खेती भी की है, कृषि मंत्री भी रहे हैं, मंत्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हमारे बीच में आज हमारे परम मित्र गुजरात से ही हमारे कृषि पुत्र भी हैं। खुद ने बहुत खेती भी की है, कृषि मंत्री भी रहे हैं और हमारे बीच में आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच में है ICAR के DG हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, DDG एक्सटेंशन आदरणीय श्री डॉक्टर AK सिंह जी। आज जो दूसरे और दो वक्ता है उसमें डॉक्टर केलावाला कामधेनु यूनिवर्सिटी गुजरात से और श्री अजीत केलकर जी मध्य प्रदेश से हैं, जो कृषिकार भी है और साइंटिस्ट भी हैं। और उनके साथ साथ बहुत से बड़े लोग पूरे देश के साइंटिस्ट कम्युनिटी, किसान अग्रणी, ये जो अक्षय कृषि परिवार जिन्होंने ये आयोजन पूरा देश में भूमि सुपोषण एवं संरक्षण का राष्ट्रीय स्तर पर का एक जन अभियान, उसके सभी आदरणीय श्री जयराम पाटीदार जी, मनोज भाई, आदरणीय श्री रामकृष्ण राजू जी, श्री धर्मपाल ठाकुर जी और बहुत से ऐसे हमारे अजीत जी महापात्र जी, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। सबका वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के एक्सटेंशन एजुकेशन के बाकी के अधिकारी सब लोग हैं। पूरे देश से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं सभी वहाँ के हेड और साइंटिस्ट, SMS और सभी बंधु भगिनी, सबको मेरा वंदन है, नमस्कार है। आज का दिन एक विशिष्ट दिन है, जिस दिन पर हम, मुझे याद है बराबर 15 अगस्त 2018 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने लाल किले से भाषण करते हुए कहा था कि मैं ये अपनी धरती माता को जहर मुक्त करना चाहता हूं। और आज ये दिन आ गया है कि जब पूरे देश में एक अभियान के रूप में समाज साथ में जोड़ करके बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये विषय को लेकर के एक जन अभियान के रूप में पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी से लेकर के किसान, कृषक से लेकर के युवा, महिला, सबको देश के पूरे क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस अभियान में एक जो माहौल बना है उसके अंतर्गत आज हमारा ये भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान शुरू हो रहा है। वैसे तो 13 तारीख को वर्ष प्रतिपदा के दिन ये शुरू हो गया, भूमि पूजन और गौ पूजन के साथ, और पूरे देश में छोटे मोटे वेबिनार, सेमिनार और प्रत्यक्ष कार्यक्रम भी हुए। आज हमारा पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्रों और पूरे देश की जितनी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और कामधेनु यूनिवर्सिटी है उनके साथ हमारा इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा ये वेबिनार हमने शुरू किया है। हम सब जानते हैं कि पूरा देश में हमारा नेटवर्क है, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी साइंटिस्ट लोग, कम्युनिटी हमारी आज जुड़ी हुई है। ये तो ये हुआ कि कोरोना काल ने हमें और सिखा दिया कि लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, कुदरत के साथ कैसे को एग्जिस्टेंस से रहना पड़ेगा, ये भी हमें एक सबक सिखाया है। ऐसे समय में जब धरती माता को हमें जहर से युक्त करके पूरा जमीन जहर वाली, पानी जहर, बाकी की वनस्पति, फ्रूट, अपना सब्जी, अनाज, और उनके कारण हमारी सोइल हेल्थ बिगड़ी और साथ साथ में हमारी ह्यूमन हेल्थ भी बिगड़ी। तो उनमें से कैसे सुधार लाए, इसीलिए एक जन अभियान कि जल, जंगल, जानवर, जमीन और जनावर, ये 5 की सृष्टि बनी हुई है और उसमें हवा, पानी और जमीन को सुधारने के लिए ये अभियान, आज हमारा विषय ज्यादातर रहेगा सोइल हेल्थ के लिए, जमीन को कैसे ज्यादा जहर मुक्त बनाएंगे और उस ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपयोग भी करना है, उनका समुचित उपयोग करना है। हम बार बार कहते हैं क्षेम विवेक करके उपयोग करना है और एनिमल, प्लांट और ह्यूमन किंगडम को बचाने के लिए एक संतुलित एक बैलेंस के साथ हमें पूरे देश में और दुनिया में काम करना पड़ेगा, एक उदाहरण रूप काम करना पड़ेगा। वैसे हमारी संस्कृति भी, भारतीय संस्कृति को तो सर्व जीव हितावती संस्कृति है, यानी कि प्राणी मात्र में
एक ईश्वर का दर्शन करती है। ऐसी संस्कृति के हम वहां के तब आइए हम कैसे आने वाले दिनों में इस अभियान के नाते पूरे अपने देश को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री बार बार स्वस्थ भारत की बात करते हैं, हेल्थी इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया की बात करते हैं। ये सभी पहलू आज ये सोइल हेल्थ, आज हमारे जो वेबिनार है और हमारा जो अभियान है, ये अभियान के साथ सब जुड़ करके कैसे हमारे उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, हमारे साथ साथ मेक इन इंडिया कंसेप्ट, ये सब जुड़ जाएगा ताकि एक ऑटोमेटिकली एक वातावरण बनेगा। तो इस अभियान में हम सबको, आज के हमारे जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, हम सब जो जुड़े हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्रों की एक महत्व की भूमिका हमें, मैंने करीब करीब मेरे इस जीवन काल में 50 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों की मुलाकात की है। पूरे देश में जो नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका उपयोग करके कैसे हम कृषक के पास पहुंचे। और उसके लिए पहला तो हमें, मुझे लगता है कि हमारा अपना खुद का माइंड सेट चेंज करके हम ही कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो कैसे हम रीथिंकिंग करके थिंक डिफरेंटली, एक्ट डिफरेंटली, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। तो ये एक सोच को बदलने की आवश्यकता है अब समय में, अब आने वाले दिनों में। तो उसमें हम राइट फ्रॉम एजुकेशन, टीचिंग से लेकर के बच्चों को, नई हमारी जनरेशन जो आती है एग्रीकल्चर में, एनिमल्स में, उनको कैसे माइंडसेट चेंज करके उनको कृषि के प्रति प्यार जागे, उनको जमीन के प्रति प्रेम जागे, और वो एक नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो जहर मुक्त खेती के लिए कैसे आगे बढ़े, इसके लिए भी हमें काफी काम करना होगा। रिसर्च भी करने की आवश्यकता है। तो राइट फ्रॉम नीति निर्धारक, पॉलिसी मेकर से लेकर के ब्यूरोक्रेसी, साइंटिस्ट कम्युनिटी और एग्जीक्यूटर, और वहां से लेकर के कृषक तक हमें इस अभियान को आगे चलाना है। खास करके कृषि विज्ञान केंद्रों में हम जब फार्मर्स की भूमिका की बात करते हैं, कृषक हमारे अन्नदाता है, तो वो तो हमारे पास, हमारे वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में हमारा रेगुलर काम होता रहता है। ऐसे समय में हम कैसे उनका माइंडसेट चेंज करें, उनको प्रैक्टिकली फील्ड में वहां कैसे क्या दिखाए, वहां कैसे जीवामृत बनाना, कैसे पेस्टिसाइड बनाना, बायो पेस्टिसाइड बनाना, ये सब सिखाए। और उनके आधार पर वहां ही देसी बीज की बात हो, वहां ही जल संरक्षण की बात हो, अपने मार्जिनल फार्मर को कैसे अपनी आय दुगुनी बने, खर्चा कम हो, इसीलिए बार बार कहीं ना कहीं एग्जीबिशन, कहीं ना कहीं मेला, कहीं ना कहीं वेबिनार, सेमिनार, फार्म विजिट, स्टडी टूर, ये सब कैसे करके उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि किसान हमारे केंद्र में, किसान को हमारी आत्मा से लेकर के हमारे RKVY बहुत सी स्कीम है, उनका उपयोग करके कैसे हम एक्सटेंशन के नाते हम आने वाले दिनों में कैसे इस भूमि संरक्षण के लिए लोगों का एक जागरूकता लाए। क्या हमने पॉइजन डाला है, उस पॉइजन को कैसे रिमूव करना और उनके बदले एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे आगे बढ़ना। दूसरी बात है, इवन नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, युवा, महिला, उनको भी, समाज के अन्य लोगों को, शहरी अर्बन पीपल को भी इस अभियान के साथ जोड़ करके उनको भी साथ में जोड़ना। ये केवल कृषिकारों का, केवल किसानों का ही काम नहीं है, सब लोगों का हमारा दायित्व है। इसको जोड़ करके उनको भी समझाना पड़ेगा कि कैसे हमें अपनी भूमि को जहर मुक्त करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। उसमें NGO का, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसमें बड़ी बड़ी क्लब्स का, जो सोसाइटीज होती है, अपने कोऑपरेटिव्स का, इस सब का उपयोग करके कैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ करके हमारे वहाँ के साइंटिस्ट, हमारे वहाँ के HOD, हमारे के वहाँ SMS, कैसे इन लोगों को अपने एरिया के जोड़े और उनको जोड़ करके कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाए। इस दिशा में हम सबको मुझे लगता है कि ज्ञान प्रबोधन करके आज जो अभी हमारे सभी वक्ता है ये हमें मार्गदर्शन करेंगे। गाय, अभी थोड़े समय पहले नीति आयोग ने 29-30 सितंबर में एक बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी प्राकृतिक फार्मिंग के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए। उस समय भी देखा गया कि सभी नेचुरल फार्मिंग हो, कुदरती खेती हो या तो जहर मुक्त खेती हो, उसमें गाय का गोबर और गोमूत्र और गाय ये कॉमन आई थी। बाकी कोई जैविक खेती कहे, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कहे, कोई अमृत बिंदु कहे, वो अलग बात है। लेकिन तो गाय और गोबर को रह करके कैसे हम किसानों को बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और घन जीवामृत और घर घर गाय रखने का सभी जो स्कीम बनी है अलग अलग सरकारों की, उनका उपयोग करके कैसे इस दिशा में आगे बढ़े। और उनका, हमारा और उनका स्टिग्मा जो है एक गौ आधारित कृषि का और नेचुरल फार्मिंग का, या तो मिसकंसेप्ट है कि आय कम हो जाती है, ये सब दूर करने का काम भी अज्ञानता के कारण जो है का, ये भी हमें
दूर करने की आवश्यकता है। तो आने वाले दिनों में कैसे हम सब मिलकर के इस अभियान को कोऑर्डिनेशन करके, कन्वर्जेंस करके, कोलैबोरेशन के साथ सरकार के वेरियस डिपार्टमेंट हो, वेरियस इंस्टीट्यूट्स हो, एनजीओ हो, इनको मिलकर के, इवन मैं कहता हूँ कि पूरे देश में बहुत सी गांधीयन इंस्टीट्यूट है, गांधीयन आश्रमशाला है, मेरे पास 153 का तो लिस्ट है, वहां हर एक में गौशाला है, हर एक में बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं और छोटा मोटा कोर्स भी चलाते हैं। तो इनको भी जोड़ करके कैसे इस अभियान में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ये काम करने के लिए आज का ये वेबिनार है। मैं फिर से सभी उपस्थित हमारे महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। उनके ज्ञान का हमें लाभ मिलेगा, उनके आधार पर हम प्रत्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र और अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए, ये सतत प्रक्रिया है, केवल अभियान 1 महीना चलेगा, 2 महीना 24 जुलाई तक, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चलाना है और इनके लिए ये कामगिरी करने के लिए आज का ये वेबिनार है। तो एक मीडिया का भी कैसे उपयोग करना, उनका भी, अच्छे किसानों को जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनका सम्मान करना, उनको कहीं न कहीं आर्टिकल के रूप में उनकी बातें करना रखना, ये सब बहुत से विषय हम आज इस चर्चा में लेंगे। मैं फिर से सभी का स्वागत करते हुए, हमारी पूजा श्रीवास्तव आई है कानपुर से, तो अपना एनजीओ चला रही है स्टार्टअप, उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो जरा एक कृषि अपना जो अभियान का गीत है, ये जो एक अभियान गीत अभी बोलेगी और बाद में हमारे बाकी के वक्ताओं को मैं आमंत्रित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ओम सूर्यभ्यै नमः। श्री पूजा जी। आवाज आ रही है? जी नमस्ते सर। आप सभी बड़ों को, अग्रजों को मेरा सादर नमन। धरती माता को और गौ माता को प्रणाम करते हुए इस उद्घोष गीत के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगी। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं? शुरू करें करें। जी। भूमि को सुपोषित करने आओ नव अभियान करें, भूमि को सुपोषित करने आओ नव अभियान करें। धरती माता संकट में है, युगानुकूल निदान करे। धरती माता संकट में है, युगानुकूल निदान करे। भूमि को सुपोषित करने आओ नव अभियान करें। अन्न जहाँ का खाया हमने, अमृत सा जल पिया है। युगों युगों से पुण्य धरा पर जीवन सुख से जिया है। पूर्वजों ने पाया जितना दिया पुनः इस माटी को, लोभ ने हमको घेर लिया तोड़ दिया सरपाटी को। त्रुटि धारी आओ अपनी भूलों का संज्ञान करे। धरती माता संकट में है, युगानुकूल निदान करे। भूमि को सुपोषित करने आओ नव अभियान करें। धरती की रक्षा करनी है, गौ की रक्षा आज करें। धरती की रक्षा करनी है, गौ की रक्षा आज करें। जहर हटाए खेतों से, फिर गोबर उपचार करें। करे प्रतिज्ञा अब खेतों में आग न कोई लगाएगा। माँ कह करके कोई बेटा जहर ना उसे पिलाएगा। विज्ञान काले सहारा अब ना हम अज्ञान करें। धरती माता संकट में है, युगानुकूल निदान करे। भूमि को सुपोषित करने आओ नव अभियान करें। बीज हो अपना, खाद हो अपना, सबको दक्ष बनाना है। खेत खेत में मेड़ बना के अनगिन वृक्ष उगाना है। बीज हो अपना, खाद हो अपना, सबको दक्ष बनाना है। खेत में मेड़ बना कर अनगिन वृक्ष यहाँ उगाना है।
वर्षांचल की बूंद बूंद का स्वागत हो घर आंगन में, वर्षांचल की बूंद बूंद का स्वागत हो घर आंगन में। मिट्टी की सौंधी सौंधी फिर खुशबू बिखरे कानन में, मिट्टी की सौंधी सौंधी फिर खुशबू बिखरे कानन में। आत्मनिर्भर ग्राम बने सब भारत देश महान करे, धरती माता संकट में है युगानुकूल निदान करे। भूमि को सुपोषित करने आओ नव अभियान करे, भूमि को सुपोषित करने आओ नव अभियान करे। धरती माता की जय। धन्यवाद। अभी मैं धन्यवाद पूजा जी। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अजीत केलकर जी को, जो पिछले 30 सालों से जी सर पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग गौ आधारित कृषि कर रहे हैं। साइंटिस्ट में बोटानी में उन्होंने एमएससी भी किया है। ऐसे हमारे आदरणीय अजीत केलकर जी को मैं विनती रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखे टू द पॉइंट, और हम सब बाकी के वक्ताओं को भी अच्छी तरह से समय मिले। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वल्लभ भाई जी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी जी। तो ये बहुत ही एक शुभ अवसर है आज, और इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी और जितने भी सम्मानित जन हैं, हम सभी को इस भूमिपुत्र अजीत शरद केलकर का सादर नमस्कार। जैसा कि आदरणीय वल्लभ भाई जी ने बताया आप लोगों को कि ये अभियान जो चल रहा है, ये भूमि माता की रक्षा के लिए जो अभियान चल रहा है, इसकी वास्तविक शुरुआत 13 अप्रैल से हो चुकी है और ये 24 जुलाई तक चलेगा अभी प्रारंभिक दौर में जन अभियान के रूप में। इस अभियान को करने के पीछे कारण क्या बने, इसके लॉजिक क्या रहा है, क्यों हमने अभियान इसको राष्ट्रीय स्तर पर करने की ऐसी इच्छा देश भर के समवैचारिक संस्थानों ने मिलकर करी। इसके पीछे एक मूल कारण जो ध्यान में आता है वो यह आता है कि हमारी जो भारतीय कृषि चिंतन पद्धति थी, इस पद्धति में भूमि माता के साथ हमारा एक संबंध स्थापित था, और वो जो संबंध स्थापित था भूमि के साथ, उस संबंध को स्थापित संबंध जो है उस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये अभियान चलाना चालू किया। और मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। शायद मेरी 1 मिनट पीपीटी मैं देख रहा हूँ आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपको मेरी पीपीटी आगे बढ़ती नजर आ रही है? नहीं आ रही है। वही है भूमि सुपोषण वाला, आगे नहीं बढ़ती। आगे नहीं बढ़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पे विषय रखता हूँ। तो मूल तौर पर भारतीय कृषि चिंतन पद्धति में हम लोगों ने भूमि को हमेशा एक माँ माना है, और इसमें हम लोगों का विश्वास है कि भूमि जो है जल, वायु, खनिज पदार्थों और जीवांश पदार्थों से युक्त एक सजीव माध्यम है, जिसमें रहने वाले असंख्य सूक्ष्म जीव, विशेष तौर पर केंचुए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेड़ पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पोषण देने का काम करते हैं। हम इस बात पर फर्मली बिलीव करते हैं कि हमारी भूमि माता अन्नपूर्णा है, और उस भूमि माता के नीचे बड़ी मात्रा में मिनरल्स हैं, और भूमि माता के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास नाइट्रोजन की भी मात्रा उपलब्ध है। भूमि माता यदि सजीव है तो पौधे का पोषण व्यवस्थापन करने का पूर्ण प्रबंधन भूमि माता करती है, और निश्चित तौर पर एक अच्छी भूमि के लिए ऑर्गेनिक कार्बन का होना बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनिक कार्बन इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट एंड सोल ऑफ सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट जो बात है जो हमारे ध्यान में आती है पूरी तरह, कि हमारे ये सारे प्रयास हुए जाने चाहिए भूमि माता को सजीव बनाने के लिए, कि उसमें जो है केंचुए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन कैसे बढ़े। इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारी भूमि माता सजीव होगी। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये जो भूमि माता की संकल्पना है, भूमि माता के खेतों के आसपास जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, और इन वृक्षों की कटाई की वजह से आंधी तूफान और सारी समस्याएं खेतों में डेवलप हो रही है। जो खेत का जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, सूक्ष्म जलवायु, वो एक डैमेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही हम दूसरी बात देखते हैं कि हम मैक्सिमम टिलेज की ओर चले गए हैं। जहां पर मैंने देखा कि 1-2 जुताई की बात होती थी, वहां पर कई बार किसानों को जुताई करनी पड़ती है, और ये स्पष्ट बात है कि मोर यू टिल द सॉइल मोर कार्बन इज एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। जितना हम टिलेज ज्यादा करेंगे कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, जितना हम टिलेज ज्यादा करेंगे एक जमीन के नीचे हार्ड पैन क्रिएट होता है, और ये धरती माता की सेहत इस प्रकार से खराब होती है। अगला एक चैलेंज जो फील्ड में हमें देखने में आता है कि आज हमारे पूरे इलाके में मोनोकल्चर अडॉप्ट की जाती है, और इस मोनोकल्चर की प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि जब एक जैसी फसलें धरती माँ के अंदर लगती हैं तो माँ का भी स्वाद जो है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार का जो माइक्रोफ्लोरा डेवलप होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, उसकी फर्टिलिटी कम होती है, और साथ ही साथ उसमें पेस्ट अटैक का समस्या आती है।
दूसरा जो आज फील्ड लेवल पे ग्राउंड रियलिटीज में देखें तो एक फार्मर की अप्रोच होगी फर्टिलाइजर सेंट्रिक अप्रोच, और फर्टिलाइजर सेंट्रिक अप्रोच में भी हम सभी जानते हैं कि उसमें भी कुछ एक फर्टिलाइजर ही ज्यादा यूज होते हैं, खास करके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजरों का उपयोग किसान ज्यादा करते हैं। तो जो हम सारे पोषक तत्वों की जो मांग पेड़ पौधों को होनी चाहिए, उन सारे पोषक तत्वों की मांग जो है वो क्या हम केमिकल फार्मिंग से दे पा रहे हैं क्या, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि जो आज की पद्धति में अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड धरती माता में डाले जा रहे हैं, और पिछले कुछ वर्षों में खास करके 10-15 साल की बात करूं तो हर्बिसाइड का प्रचलन बहुत तीव्रता से बढ़ गया है, और हर्बिसाइड धरती माँ की सेहत के लिए अत्यंत घातक है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो बीज भी आज हमारे खेतों में धरती माँ की मांग के अनुसार लगने चाहिए, आज हो ये रहा है कि बीज बनते कहीं हैं और लगते कहीं हैं, और हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि बच्चा लोकल ही अच्छा, अर्थात क्षेत्रीय बीज अगर होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो एक चैलेंज ध्यान में आ रहा है। इसके अलावा फील्ड लेवल पे हम देखते हैं कि जो पानी का आज जो मैनेजमेंट होता है, वाटर मैनेजमेंट, तो या तो फार्मर एक्सेस इरिगेशन कर देते हैं या कम इरिगेशन करते हैं, तो इस वजह से भी एक सॉइल फर्टिलिटी का जो एक समस्या देखने में आ रही है। आप कैनाल बेल्ट में जाएंगे तो आप जानते हैं कि वहां पर पीएच वैल्यू बढ़ते जा रही है, बहुत सारे चैलेंजेस ज्यादा पानी से भी आ रहे हैं। और आगे एक और चैलेंज जो ध्यान में आता है कि आखिरी में जब सब हो जाने के बाद में किसान समाज के लोग जो फसल तैयार होती है उसको आखिरी में बहुत सारे किसान आज भी क्रॉप रेसिड्यूज को आग लगा करके जला देते हैं। जो धरती माता के साथ जो व्यवहार हो रहा है आज के इस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत चिंता का विषय है। इसमें मैं एक दो बातें और रखना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइजर सेंट्रिक अप्रोच है ये हमारे देश के लिए भी एक प्रकार से घातक है, कि हम सभी लोग बहुत बड़ी मात्रा में इन रासायनिक खादों को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ हर वर्ष सरकार को बड़ी मात्रा में सब्सिडी देनी पड़ती है इन रासायनिक उर्वरकों के लिए। तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। अनदर चैलेंज इज जो क्लाइमेट चेंज है, डेफिनेटली फर्टिलाइजर का फ्रॉम फैक्ट्री टू फार्म जब आता है फर्टिलाइजर, तो इसकी पूरी प्रक्रिया में भी हम ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं। इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स कुछ नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस निकलती हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए जवाबदार है। अनदर साइड ऑफ द कॉइन बात करें तो गांव में जो गोबर और कचरा का व्यवस्थापन है वो बहुत ही अलग तरीके से किया जा रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। आज गांव में आप घूमेंगे देखेंगे तो आसपास के गड्ढों में जो है रोज का कचरा गोबर डाल दिया जाता है, जिसको अलग अलग नाम से, चाहे वो भूरा हो वो उकेड़ा हो, अलग अलग नाम से जाना जाता है। परंतु ये चिंता का विषय है कि क्या वो खाद बनाने का प्रोसेस बराबर है। पूरे देश में हर गांव में बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर का रिसाइकलिंग इस तरीके से किया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे, इन अदर वर्ड आई वुड से कि ये गांव का एक ट्रेंचिंग ग्राउंड है जहां पर चलते फिरते लोग गुटखा के पाउच भी डाल देते हैं। कहने का तात्पर्य वो जो गोबर है, जो खाद सोना है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, और फाइनली वो जो खाद निकलती है उसको ज्यादातर किसान इस देश में भरी गर्मी में पूरे खेत में फेंक के आ जाते हैं। और यह एक चिंता का विषय है कि ऑर्गेनिक जो कार्बन अवेलेबल है उसका भी हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में भूमि माता से जब एक कनेक्ट स्थापित होता है तो ध्यान में आती है बात कि माँ जो है हमसे एक अपेक्षा कर रही है, जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने साथ करना चाहते हैं वही व्यवहार वो माँ चाहती है कि हम उसके साथ करें। एक बात यहाँ उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, और इंदौर में आज से लगभग जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो यहाँ पर अंग्रेजों ने एक अल्बर्ट हावर्ड साहब को भेजा था, और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्रीज में इंदौर में डॉक्टर हावर्ड साहब ने अनुसंधान किया, और आसपास कई इलाकों में किसानों के साथ पास जब जाकर वो मिले तो उन्होंने ही फाउंड कि भारत के किसानों से बहुत सारी चीजें सीखने योग्य हैं, और भारतीय किसान नेचर के साथ ताना बाना इतना स्ट्रांग है उनका कि वो नेचर के साथ आपस में सहजीवन करते हुए खेती का कार्य करते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी द एग्रीकल्चर टेस्टामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय खेती का वसीयतनामा, जिसमें उन्होंने इस बात को मुद्दे के रूप में रखा कि भारतीय किसान जो है पेड़ पौधे और भूमि माता के साथ एक उनका एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, और यही है सस्टेनेबल फार्मिंग की फाउंडेशन। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं चूंकि फील्ड में 20-25 साल से इस दिशा में काम कर रहा हूँ, स्वयं भी एमएससी एग्रीकल्चर हूँ, तो मैं कुछ बातें, मुद्दे की बातें, बोल्ड पॉइंट्स आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी देश के बहुत विद्वान कृषि वैज्ञानिक हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे काम आप लोग कर ही रहे हैं। कुछ दिशा जो मुझे लगता है फील्ड के लेवल पे देखें तो सबसे पहला काम धरती माता की रक्षा के लिए, तो माँ की पहली अपेक्षा है कि मेरे आंचल को चारों तरफ से हरियाली से भर दिया जाए, अर्थात मेड़ पर पेड़। अब मेड़ पर पेड़ बोले तो बड़े पेड़ लगाने से नुकसान होता है, कौन से पेड़ लगे जिससे खेत का माइक्रो क्लाइमेट इंप्रूव हो, कौन से पेड़ लगे जिससे धरती माता की न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव हो, इस दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है हर एक रीजन वाइज अगर केवीकेज अपने अपने मेड़ पर पेड़ के ऊपर रिसर्च करके कुछ इस प्रकार का पैकेज बनाते हैं, कौन से प्लांटेशन हमारे लिए उपयुक्त रहेंगे, तो एक अद्भुत पहल होगी।
दूसरी बात, खेतों में अगर बात करें तो निश्चित तौर पे आज हमें पुश करने की जरूरत है, जो निश्चित तौर पे इंटरनेशनली भी पुश हो रहा है और आईसीआर भी इस बात को कर रहा है कि हमें मिनिमम टिलेज प्रैक्टिसेस की ओर जाना चाहिए। अब मिनिमम टिलेज प्रैक्टिसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फार्म इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसे रिसर्चेस की आवश्यकता है जहां पर कि फार्म इम्प्लीमेंट्स भी हम ऐसे बनाएं जो साथ ही साथ मिनिमम टिलेज की प्रक्रिया को सपोर्ट करें। मल्चिंग एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, निश्चित तौर पे मल्चिंग का उपयोग करने से हमारे खेतों में माइक्रोबियल काउंट बढ़ता है और हमने देखा है कि मल्च्ड एरिया और अनमल्च्ड एरिया में डेफिनेटली ग्रोथ में एक जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग एक मल्चिंग के ऊपर धरती माँ का आच्छादन, इसके ऊपर एक चिंतन और इस पे काम हो रहा है। अगला जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए मुझे लगता है धरती माँ की पोषण की सुरक्षा के लिए, वो है मल्टी क्रॉपिंग को हम अडॉप्ट करें। आज पूरे इलाके में मोनोक्रॉपिंग एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या हम गोभी के साथ अगर मेथी लगाते हैं तो क्या वो गोभी की नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को पूरी करती है क्या गेहूं अलोन बोने की बजाय गेहूं के साथ धनिया बोएं और गेहूं के बोने के 20-25 दिन बाद उसमें ऐसी क्या चीज मिलाएं जिससे गेहूं की ग्रोथ को सस्टेन कर सके। लेग्यूम और नॉन लेग्यूम के इस कॉम्बिनेशन के ऊपर निश्चित तौर पे रिसर्च करने की जरूरत है। हम लोग 20 वर्षों में कॉटन के साथ 17 प्रकार के क्रॉप कॉम्बिनेशन पे काम किया, अलग अलग फसलों पे कर रहे हैं एंड वी हैव फाउंड फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो कहीं ना कहीं क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच या इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग इस दिशा में हमारे देश को काम करने की आवश्यकता है भूमि सुपोषण के क्षेत्र में। अगली बात मैं रखना चाहूंगा कि हमें क्षेत्रीय प्रजातियों को जो रीजनल बीज हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, रीजनल बीज हमारे क्षेत्र में बनेंगे, उनकी रूट डीप जाती है और वो हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और साथ ही साथ हमें लिमिटेड इरिगेशन और बैलेंस्ड इरिगेशन के ऊपर काम करना है, जो बहुत लोग कर ही रहे हैं। एक अनदर जो मुझे लगता है एक विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण का है, आज धरती माता तरह तरह के विष से पोल्यूट हो रही है। तो हम लोगों ने देश भर में अलग अलग स्थानों पर ऑर्गेनिक इनपुट सेंटर बनाए हैं, तो अलग अलग देशी टेक्नोलॉजीज से आईटीके के नॉलेज से यूज करके, और ये सभी इसके ऊपर रिसर्च बैकअप आईसीआर के बहुत सारे विद्वान वैज्ञानिकों ने कर रखा है कि चाहे वो नीम सीड कर्नेल की बात करें, करंज बीज के एक्सट्रैक्ट की बात करें, महुआ के एक्सट्रैक्ट की बात करें। तो जो जो हर्बल प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम केवीकेज अपने अपने इलाके में इस प्रकार के हर्बल प्रिपरेशंस पे रिसर्च करके हम किसानों की लागत कम करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक इनपुट सेंटर के ऊपर काम करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा धरती माता की सुपोषण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अनदर एस्पेक्ट इज जो रिसाइकलिंग ऑफ रूरल वेस्ट है, इसको हम कैसे अच्छा कर सकें। जो गोबर खाद पकाने का तरीका है, क्या हम उसको सुधार सकें। जो आज एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है वर्मी कंपोस्ट का, तो मैंने कई बार देखा है कि फील्ड लेवल पे वर्मी कंपोस्ट सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात, अगर हम दूसरे तरीके से कंपोस्ट बनाए तो कौन सा इजी वे होगा, क्या फॉर्म होगा, जिससे क्या नैनो टेक्नोलॉजी होगी जिससे कि हमारी धरती माता का माइक्रोफ्लोरा फौना मेंटेन रहे, डेवलप हो। और इस दिशा में बड़े लेवल पे काम करने की आवश्यकता है, जिसपे हम लोग भी कुछ कार्य कर रहे हैं 20 सालों में और अभूतपूर्व इसके परिणाम मिले हैं। तो किसान के दिमाग में जो एक सोच है कि डीएपी डालना ही पड़ेगा या यूरिया डालना ही पड़ेगा या 12-32-16 अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो क्या हम माइक्रोबियल एनरिचमेंट के माध्यम से, क्योंकि आमतौर पर जो मैंने एक सोच देखा है कि एनपीके के परसेंटेज से हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी खाद में कितना प्रतिशत में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग की फिलॉसफी जो मुझे ऐसा लगता है ये इस बात पे बिलीव करती है कि हम धरती माता को सजीव कितना बना सकें। तो नैनो टेक्नोलॉजीज से सॉइल बिल्डिंग के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स, और मुझे विश्वास है हमारे देश के वैज्ञानिक इतने सक्षम है कि अभूतपूर्व रिसर्च करके हम अच्छी टेक्निक्स को रीजनल स्पेसिफिक ऑन फार्म बायो फर्टिलाइजर्स डेवलप करने की टेक्नोलॉजीज हम डेवलप कर सकते हैं। इन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में आज एनिमल हस्बेंड्री कम होते जा रही है, और निश्चित तौर पे पशुपालन, गौ पालन और खेती ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक फैक्टर कम होता है तो निश्चित तौर पे दूसरी चीज शाश्वतता या सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती है। इस वजह से मुझे समहाउ आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी आज गौशालाएं बनी हुई हैं, और गौशालाओं में मैंने देखा स्थिति, चूंकि मैं वर्तमान में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मेंबर भी हूँ, वहां पर भी हमने अलग अलग गौशालाओं में मैंने एक बात को देखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में गोबर इकट्ठा होता है, बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो एक मेरे दिल में एक इच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा निश्चित तौर पे लगता है कि धरती माता की सुपोषण की रक्षा के लिए ईश्वर ने इस गाय माता का निर्माण किया था। इस गाय पशु जो है, गौ माता जो है, इस गौ माता
कि दायित्व से ही धरती माता की रक्षण हो सकती है। अब गौ माता का रक्षण करने का संकल्प हम लोग करें तो निश्चित तौर पे गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अगर काम करें, हम वहां पर अच्छे क्वालिटी के कंपोस्ट बना करके, अच्छे क्वालिटी के एनरिच्ड मैन्योर बना करके, कुछ नैनो टेक्नोलॉजीज से, कुछ ह्यूमिक एसिड, जैसे एक उदाहरण देता हूं, मैंने मार्केट सर्वे किया अभी कुछ मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों का, तो देखा कि मार्केट सेल का बहुत बड़ा परसेंटेज आजकल टॉनिक स्प्रे में जा रहा है, चाहे वो ह्यूमिक एसिड हो या फिर प्रोटीन जाइम हो या अलग अलग प्रकार के सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हो। तो वी हैव फाउंड कि गांव में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको फर्मेंटेशन के द्वारा हम अद्भुत तरीके से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के ग्रोथ प्रमोटर्स भी बना सकते हैं। तो इतना ही मुझे कहना था। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये भूमि सुपोषण का अभियान अभी मात्र 2-3 महीने का अभियान नहीं है, इसके ऊपर 5 वर्ष की रणनीति बनी है। अभी 2-3 महीने जन जागृति का अभियान, और उसके बाद आप जैसे सभी समवैचारिक लोगों के साथ मिलकर इस कार्य को बढ़ावा देना, क्योंकि ये निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि भूमि माता अगर स्वस्थ होगी तो फसलें स्वस्थ होगी, फसलें स्वस्थ होगी तो मानव समाज स्वस्थ बनेगा। आज हम सभी एक भयावह कोरोना के संकट काल से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी सॉइल हेल्थ का, बिगड़ती सॉइल हेल्थ भी इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता, इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है। तो मुझे लगता है इस दिशा में मुझे बोलने का अवसर मिला आज, और मैं चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में आईसीआर के माननीय डीजी साहब भी हैं, तो अगर हम पूरे देश भर के ऐसे कृषि वैज्ञानिक जो सॉइल बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो इस दिशा में अग्रेसित होना चाहते हैं, ऐसे अगर वैज्ञानिकों को सूचीबद्ध करें और मिलकर के इस काम को, उनका भी सहभाग हमें इस भूमि सुपोषण और संरक्षण अभियान में मिले, तो ये मैं समझता हूँ एक मील का पत्थर साबित होगी। बस इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर धन्यवाद केलकर जी। अब मैं बिना समय गवाए हमारे डॉक्टर केलावाला को रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिवर्सिटीज और बाकी की एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका रहेगी इस अभियान में, उनके बारे में हमें थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर केलावाला। सबने राम राम, नमस्कार। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण हेतु जन जागरण अभियान राष्ट्रीय वेबिनार में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि कामधेनु पशुपालन यूनिवर्सिटी की भूमिका के आभासी माध्यम से वेबिनार में उपस्थित हमारे कृषि राज्य मंत्री श्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला जी, हमारे आईसीआर के सचिव डेयर एंड महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर क्षीरोज महापात्रा जी, उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह जी कृषि प्रसार, जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है डॉक्टर वल्लभ कथीरिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी जिन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया मेंबर अक्षर कृषि परिवार अजित केलकर जी, लाखन सिंह जी, केवीके के सब साइंटिस्ट, मैं जो देख रहा हूँ 800 के करीब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट वाचिंग ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। सो ये बहुत बड़ा जन अभियान 13 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो 24 जुलाई तक चलेगा, गुरु पूर्णिमा के दिन तक। हम सब जानते हैं कि 1960 के पहले कृषि उपज के लिए हम गोबर गोमूत्र का उपयोग करते थे। 1960 के बाद जब जरूरत थी, हम शिप टू माउथ थे, हमें उत्पादकता भी बढ़ानी थी, उसकी वजह से हमने रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया। हम शिप टू माउथ थे, अभी निकास करने की पोजीशन पे आ गए हैं, लेकिन इस दौरान उसके अधिक प्रयोग होने के कारण मिट्टी, बताया गया अभी भी अजित केलकर जी ने बताया, मिट्टी बंजर हो जा रही है, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, जल संचयन की क्षमता कम होती है। जब पुराना कीटनाशक और उर्वरक प्रयोग बंद कर देता है, उसकी मीन्स कम इफेक्ट होती है, तब हम नए नए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम आधुनिक कृषि पद्धति कहते हैं, पर ये विदेश की शोषण वाली मानसिकता युक्त टेक्निक है। इससे तात्कालिक लाभ जरूर होते हैं, लेकिन भूमि का शोषण किया जाता है। इससे ना केवल पर्यावरण दूषित होता है, बल्कि रोज रोज नई बीमारियां भी पैदा होती है। मानव एवं पशु पक्षियों की शरीर की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता भी समाप्त हो जा रही है। वर्तमान में हमारे देश में 96.40 दशलक्ष हेक्टेयर भूमि अवनत है। यह हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% है। भारत के अनेकों किसानों के अनुभव कहते हैं
कि कृषि लागत मुद्दे निरंतर बढ़ रहा है, भूमि की उपजाऊ क्षमता घट रही है, जिसके कारण उत्पादन भी घट रहा है, भूमि की जल धारण क्षमता और जल स्तर अधिकांश स्थानों पर घट रहा है। आधुनिक कृषि के गत वर्षों की भूमि संरक्षण की हमने अनदेखी की है। अभी बताया गया, इवन अथर्ववेद में भी भूमि सूक्त में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः। इसका भाव अर्थ ये है कि भूमि हमारी माता है एवं हम उसके पुत्र। तात्पर्य, भूमि की पोषण की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी 2018 में, जैसे कतीरा साहब ने बताया, भूमि का किया कैसे किया जाए, उसका संचय किया कैसे किया जाए, इसके लिए हम सब चिंतित। अक्षय कृषि परिवार और पूरे भारत देश में करीब 2 लाख गांव में ये अभियान शुरू किया गया है। अभी मैं वेटनरी की बात करूं, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की बात करूं, कि हमारे पास गाय है, और हमारी गाय जो देसी गाय है उसको बोलते हैं हम्प कैटल। तो हम्प है स्पेशल पावर टू एब्सॉर्ब सन्स एनर्जी, जो सूर्य का जो शक्ति है वो एब्सॉर्ब करती है विद द हेल्प ऑफ सोलर पल्स, absorb all the positive and medicinal energy from the sunlight and the atmosphere, leading to more cow dung annually. These cows have its capacity to withstand high temperature. हमारी जो बाहर की नस्लें, विदेशी नस्लें है, उसमें हम होता नहीं है। जो एनिमल है, बॉस इंडिकस बोला जाता है, उसमें स्पेसिफिक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस है कोई ऐसे गुण है कि जिससे इट इज इंक्रीज ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल वेलबींग। एंड जो भी ये दूध पिएगा, ये अपनी देसी नस्ल की गाय का दूध पिएगा, वो खुद एक्सपीरियंस कर सकता है कि इसका कितना बड़ा मीन्स फायदा होता है। बट हम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और वेटनरी यूनिवर्सिटी है, दोनों एक साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे के पूरक है। पर जो विज्ञान केंद्र है उसमें एनिमल साइंस के भी साइंटिस्ट रहते हैं। तो जो हमारा जो कर्तव्य एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो हम सब जानते हैं कि विदाउट मीन्स प्रोडक्शन देयर इज नो रिप्रोडक्शन। के लिए भी हमें अच्छा मात्रा में उसका माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है, तो उसको रिप्रोडक्शन अगर उसको हम रेक्टिफाई करेंगे तो प्रोडक्शन मिलता रहेगा। तो रिप्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो माल न्यूट्रिशन का होता है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी जगह पे देयर इज मैक्रो एंड माइक्रो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स की डिफिशियंसी जो है, अगर उसके ऊपर पूरा प्रयास करे, ध्यान केंद्रित करे कि कौन से एरिया में कौन से माइक्रो और मैक्रो एनिमल मिनरल्स अगर गाय को अच्छी तरह, अपनी भैंस को अच्छी तरह दे पाएंगे तो डेफिनेटली उसका रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगा, और रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा। और माल न्यूट्रिशन अगर हम कवर कर पाए, उसकी डीवॉर्मिंग कर पाए तो डेफिनेटली उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। तो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर बनाना, और जो टोटल मिक्स रेशन उसको कैसे खिलाया जाए, कितना चाहिए उसको, कितना प्रोडक्शन लेके चाहिए, और टोटल मिक्स रेशन कम से कम लागत से हम बना सकते हैं तो डेफिनेटली हम ये जो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और ये हम जानते हैं
ये जो कृषक है, पशुपालक है, ये तभी गाय रखेंगे जब उसको प्रॉफिटेबल होगा, और प्रॉफिटेबल तभी होगा जब अच्छा रिप्रोडक्शन मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसका डंग और यूरिन, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि डंग और यूरिन का भी इतना वैल्यू है, वो हम उसको अभी तक हम देख नहीं पाए। अगर ये डंग और यूरिन हम अच्छी तरह हम उसका उपयोग कर पाए, और ये रासायनिक उर्वरक का उसकी जगह हम अगर डंग और यूरिन का उपयोग करके रियल में प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, तो उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, और जो अभी जो हमारे कृषक जो चिंतित रहते हैं, उसको जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है उसमें भी कम आएगा, कम लागत पड़ेगी। तो उसका जो है हमारे प्रधानमंत्री का जो है आय दोगुनी करनी है, वो हम जड़ से कर पाएंगे। सो मैंने बताया डिवॉर्मिंग, हमारे जो साइंटिस्ट है, एनिमल साइंटिस्ट है केवीके में, हमारे कृषि यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट है, वेटनरी यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट, उनको सब ध्यान केंद्रित करके जानवर का डिवॉर्मिंग रेगुलर कराए। वैक्सीनेशन जो भी है, क्योंकि हम जानते हैं कोविड वैक्सीनेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, जैसे इंपॉर्टेंस इसका है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो मान के हम वैक्सीनेशन रेगुलर कराए। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन का जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, वो सबसे अच्छा स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे किया जाए, उसके लिए भी पूरा ट्रेनिंग करें। उसके लिए भी जो भी जरूरत है, वो साइंटिस्ट है केवीके में, वेटनरी यूनिवर्सिटी है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट को बुला के क्लीन मिल्क प्रोडक्शन पे भी अपना जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना है, वो भी हम दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम आईसीआर अभी पूरे उसके लिए सोच कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाए, क्योंकि यही एक टेक्निक है जो वैज्ञानिक ढंग से हम अगर उसको रिप्रोडक्शन कर पाए। कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से गाय गई ब्राजील में, और दे फॉलो कंप्लीट साइंटिफिक management animals in property. We are not following 100% scientific management practices, and that I can say we are lacking in veterinary extension. That I wanted to emphasize. So our veterinary extension wings should be strengthened, and whatever things we have means found in lab, it should reach the land. अगर वो हो पाता है, तभी हम सोच सकते हैं कि जो हम साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो अपने कृषक तक पहुंचे, पशुपालक तक पहुंचे, और उसका पूरा उपयोग करके वो उत्पादकता बढ़ाए, और ये जो प्राकृतिक खेती करनी है वो भी हम अच्छी तरह कर पाए। क्योंकि अभी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं हम, अभी हम सोच रहे हैं भाई क्रॉस ब्रीडिंग करते थे, प्योर ब्रीडिंग करना है हमें। हमारी जो अच्छी नस्ल है, हमारी देसी गाय जो अच्छी है, उसको प्योर ब्रीडिंग कराइए, उसको क्रॉस ब्रीडिंग कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम हमारी अच्छी नस्ल है, अच्छी दूध उत्पादन देते हैं, उसको अगर प्योर ब्रीडिंग कराएंगे, तभी हम उसको कंजर्व कर पाएंगे, और जिस तरह ब्राजील गया है उस दिशा में आगे बढ़ सके। हमारे जो पुअर यील्डिंग एनिमल है, जो हार्डली 1 या 2 लीटर दूध देती है, उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं, उसका भी दूध बढ़ सकता है। लेकिन हमें हमारी खुद की नस्ल को बचाना है, हमारी इंडिजिनस कैटल को बचाना है, और अगर वो हम प्योर ब्रीडिंग करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जाओ, लेकिन प्योर ब्रीडिंग के ऊपर एम्फेसाइज करो, तभी हम अपनी जो नस्ल सुधार सकते हैं, और उससे हम हमारी इंडिजिनस कैटल अब कंजर्व करना है, तो कंजर्विंग अच्छी तरह कर सके। अभी जो एनडीटी में इनाफ उसने ये सॉफ्टवेयर निकाला है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, वो इनाफ जो सॉफ्टवेयर है, उसका भी अच्छी तरह पशुपालक को, कृषक को उसका ज्ञान दे, और उसके लिए केवीके जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। केवीके में एनिमल साइंटिस्ट है, वेटनरी में जो डॉक्टर्स है, वो सब साथ मिलके, एक्सटेंशन विंग है, वो साथ मिलके इनाफ का जो सॉफ्टवेयर है उसके भी पूरी ज्ञान ले सकते हैं, उसको पूरा डेटाबेस बना सकते हैं। ये गाय ने इतना दूध दिया, इतना खुराक दिया, ये सब हम डेटाबेस बना सकते हैं। अगर वो सब कर सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि जो ये भूमि संरक्षण का हम जो ये जन अभियान लेके चले हैं, वो सही रूप से कारगर है। जो 5 साल का हमारा जो पूरा टाइम का प्रोग्राम है, वो 5 साल टाइम है, तो हम आज से शुरू किया है, और अभी 24 जुलाई तक हम गुरु पूर्णिमा तक चालू रखने वाले हैं। पूरे गांव के सभी कृषक को जोड़े, पूरे गांव को जोड़ के उसमें अच्छे से अच्छे ये जो प्रोग्राम करना है वो करिए। हमने भाई केलकर जी भी बताया हम वर्मी कंपोस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर कैसे यूज करें। बायो फर्टिलाइजर कैन बी रिप्लेस, वो अभी केमिकल हम जो कर रहे हैं, केमिकल खातर उर्वरक डाल रहे हैं, उसकी जगह बायो फर्टिलाइजर यूज करके हम उसका कम से कम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करें। और क्रॉप बिल्डिंग, मेरा ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मेरा एक विनम्र निवेदन है, एक क्रॉप बिल्डिंग वो ऐसे क्रॉप डेवलप करे जिससे
वह न्यूट्रिशियस हो, इकोनॉमिकल हो, इट विल लीड्स टू मोर प्रोडक्शन। ये हम कैसे, और सबसे बड़ा हमें थ्रू आउट ईयर मिलता रहे, क्योंकि ज्ञान ग्रीन फॉडर का बहुत सारा मीन्स मायना रखता है। अगर ग्रीन फॉडर हम जानवर को अच्छी तरह देंगे, अच्छी मात्रा में देंगे, ड्राई फॉडर भी अच्छी मात्रा में देंगे, तो उसका प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। ये जो वेटनरी यूनिवर्सिटी का भी और वेटनरी कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेज का जो समन्वय है, वो साथ में रह के ये भूमि संरक्षण हम सब कैसे कर पाए, और ये जन जागरण अभियान में हम अपनी भूमिका अच्छी तरह कैसे दे पाए, उसी ये लिए वेबिनार का आयोजन किया गया है। मुझे जो ये बोलने की तक दी गई, इसलिए मैं सब ऑर्गेनाइजर का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जी नमस्कार। हाँ, मुझे लगता है कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी शुड बी वेरी क्विक इनफ। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर डॉक्टर AK सिंह, हमारे DDG हैं, टू हाईलाइट द इश्यू and how we can go ahead with Bhumi Sanrakshan and Bhumi Suposhan Abhiyan through all KVKs. Thank you very much. नमस्कार सर, आपको भी और सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं माननीय सचिव डेयर आदरणीय डॉक्टर महापात्रा जी, श्री कथेरिया जी, पूर्व मंत्री, और जिनके संयोजन में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। साथ में हमारे बीच में डॉक्टर NH केलावाला जी हैं, कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय, और जो अभी वक्ता थे श्री अजीत केलकर जी, सदस्य भूमि सुपोषण राष्ट्रीय अभियान, डॉक्टर लाखन सिंह जी, निदेशक अटारी पुणे, कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े हुए तमाम हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के अध्यक्ष, और जो भी हमारे भाई एवं बहन जुड़े हुए हैं, मैं अपने तरफ से और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से सबका अभिवादन करता हूं। और आज जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान की जो शुरुआत हुई है 13 अप्रैल के, उसके क्रम में हम आज मिल रहे हैं। और अभी जिन वक्ताओं से भी हमने सुना है, काफ़ी ज्ञान की बातें हैं, और उसको आगे लेकर पूरे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जाने की बात है। ये जो विचार हैं, ये बीच बीच में हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पे सुनते रहे हैं, जिसमें नेचुरल फार्मिंग की भी बात है, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात होती है पूरे देश भर में। और अनेकों बार माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, हमारे माननीय महानिदेशक महोदय इसको कैसे एकीकृत तरीके से पूरे देश में लेकर के जा सकते हैं, इसके ऊपर बराबर हमको निर्देशन देते रहते हैं। और इस कड़ी में जो ये अभियान शुरू हुआ है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और जो भी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का तंत्र है, हमारे सभी केंद्रों से लोग जुड़े हुए हैं, और आज जो भी संदेश मिलेगा उसको लेकर के आगे जाएंगे। अभी जो पिछला वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया, वो भी लगभग इसी विषय पर केंद्रित था, जो कि जो मेन थीम वर्ल्ड सॉइल डे का था, उसमें उसका मेन थीम था कीप सॉइल्स अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ये 2 मेजर थीम्स थे, और उसके 5 सब थीम्स थे, जिसमें पहला सब थीम था ग्रो ग्रीनर सिटीज एंड लिव सस्टेनेबली, और दूसरा था इन्वेस्ट इन नॉलेज एंड रिसर्च डेवलपमेंट, तीसरा था अवेयरनेस फॉर लिविंग सॉइल्स, मैनेज सॉइल रिसोर्सेज, और जो 5वां महत्वपूर्ण बिंदु था वो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल द रिसोर्सेज। तो मुझे लगता है कि ये जो 4-5 बातें जो अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड सॉइल डे में, और जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तमाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कार्य किए गए, हमारे माननीय महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड भी मिला ICR को उसके लिए। इसके लिए भी मैं माननीय महानिदेशक महोदय को और माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में जो सॉइल पे काम हुआ, खास करके सॉइल सुपोषण पे, सॉइल हेल्थ पे, उसका रिकॉग्निशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। अभी जो चर्चा सॉइल के कुपोषण के ऊपर की गई कि कैसे जमीन की उपजाऊ शक्ति गिर रही है,
कैसे न्यूट्रिएंट्स का लॉस लगातार हो रहा है, और जो रेशियो है एनपीके का जनरली उसी को मेजर करते हैं, और उसमें कितनी भिन्नता है, और खास करके जो दो राज्य ज़्यादा जहाँ उत्पादन होता है, हरियाणा और पंजाब, उसमें कैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश का जो रेशियो है वो भिन्न है। खास करके जो इंडो गैंडेटिक प्लेन्स हैं, इसमें जो मोनोक्रॉपिंग की बात की गई है पूर्णतः सही है, और उसको कैसे मल्टी क्रॉप या इंटर क्रॉप या जो क्रॉप रोटेशंस की बात हम करते हैं कैसे हम कर पाए, ये एक बड़ा विषय है जिसको किसानों को उस तरफ ले जाने की जरूरत है। दूसरा जो सॉइल लॉस है, खास करके जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, और 24 बिलियन सॉइल जो प्रोडक्टिव सॉइल से हर साल किसी न किसी तरह से जो वाटर डिग्रेडेशन है उसके वजह से, या वाटर के स्ट्रीम्स में बह के चली जाती हैं समुद्र में, उन सॉइल्स को, जो उपजाऊ सॉइल्स हैं, उसको कैसे हम बचाए रखें। और ख़ास करके जो वैज्ञानिकों की बात आप जब भी सुने तो यही कहते हैं ऊपर की जो टॉप सॉइल्स है वही जीवित सॉइल है, नीचे की सॉइल्स में दम नहीं होता जो नीचे हैं। तो इसलिए जो ऊपर की उपजाऊ जमीन है उस जमीन को कैसे हम सुरक्षित रख पाएँ, और इसकी जागरूकता किसान को हो, क्योंकि जब हम गाँव में जाते हैं, कई जगह काम करने को मिलता है, तो ये सड़क भरना हो तो या घर के लिए ईंट बनाना हो तो आप देखेंगे ऊपर की मिट्टी काट करके लोग उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उतनी जागरूकता नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऊपर के ही सतह में हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान के रूप में हम लेकर के बढ़ते हैं तो जरूर हम किसानों को जागरूक कर पाएंगे, और खेती को जो सस्टेनेबल फार्मिंग की बात बार बार कही जाती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कही जा रही है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को सपोर्ट करना चाहिए। फसलों से पशुओं को लाभ हो, पशुओं से जमीन को लाभ हो, जमीन से फिर फसलों को लाभ हो, और जो मानव हैं उससे पूरी तरह से पोषित हो। शायद इसी संकल्पना के साथ भूमि सुपोषण के कार्यक्रम को भी हमें पहचानने की जरूरत है और इसको आगे लेकर के जाने की जरूरत है। बीच में भारत सरकार ने जब नीम कोटेड यूरिया की बात की थी तो उस समय एक सर्वे भी हम लोगों ने कराया था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से। तो उसमें जो नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग से ये भी देखने को आया कि जो नाइट्रोजन का प्रयोग की मात्रा है उसमें भी कमी आई, और जो उत्पादकता था उसमें भी वृद्धि देखने को मिली जगह जगह पे, जो आंकड़े आए, जो इमीडिएट हम लोगों ने सर्वे कराए थे। और ये अक्षरशः सही है कि यदि जैविक पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो जो फर्टिलाइजर्स ऊपर से भी डालते हैं उनका प्रयोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है पौधा, और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो वो दोनों ही, जैविक का प्रयोग और उसके साथ जो रासायनिक खादों का प्रयोग, यदि दोनों को कायदे से बैलेंस करके सम्मिश्रण के साथ करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। अभी बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं जो सर्वे बड़े स्केल पे हम लोगों ने कराए, और उसमें ये देखने को मिला कि जो पूर्वी राज्य हैं, खास करके बिहार, ईस्टर्न यूपी है या उड़ीसा के राज्य हैं, वहां पर एनपीके के रेशियो उतने डिसबैलेंस नहीं है जितने कि हरियाणा और पंजाब में है। यहाँ नाइट्रोजन खादों पर ज्यादा जोर है और दूसरी खादें हैं उनका प्रयोग कम करते हैं। दूसरा, यदि एक फसल चक्र में कोई खाद डालता है तो दूसरे फसल चक्र में किसको डालना है किसको नहीं डालना है, इसके ऊपर भी अभी एजुकेशन की और जो टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स हैं उसमें भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है, जो कि आईसीआर के इंस्टीट्यूट और वैज्ञानिक कर रहे हैं। जो इंडिजिनस कैटल्स है आज भी उसके ऊपर चर्चा है शाम को, कि कैसे पशुपालन, मुर्गी पालन या कल्टीवेशन जो भी है उसको कैसे कृषि में समाहित करें, पशुपालन विभाग से कैसे कृषि विज्ञान केंद्र जुड़ करके आगे बढ़ पाएं। और जब कामधेनु आयोग के अध्यक्ष थे कथेरिया जी, आपने प्रयास किया कि कृषि विज्ञान केंद्रों में एक इंडिजिनस कैटल का यूनिट जरूर हो। 100 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों में यूनिट्स हैं और आगे बढ़ने का प्रस्ताव हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, और जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलती है मुझे लगता है कि उस काम को हम बड़े पैमाने पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। तो कृषि एक ऐसा विषय है कथेरिया साहब जो आपने शुरुआत की थी, और जो हमारे डीजी महोदय साहब का उसके लिए बड़ा संरक्षण प्राप्त है। इन सब चीजों को लेकर हम बढ़ते हैं तो जो समग्र खेती की बात कर रहे हैं या जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ऐसी खेती जो टिकाऊ है, तो निश्चित रूप से हम कर पाएंगे।
और जो आगे वाली खेती होगी, आने वाले दिनों की जो खेती होगी, ज़्यादा सुरक्षित, पौष्टिक और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, लोगों की आमदनी को देखते हुए केंद्रित होगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। आप अभी डीजी महोदय साहब से या माननीय मंत्री जी से जो भी निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार हम आगामी कार्यक्रम बनाएंगे और सुपोषण अभियान के ऊपर पूरा अपना जो भी प्रयास होगा उसको करेंगे। इस संगोष्ठी के लिए और मुझे निमंत्रित करने के लिए कथेरिया जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर सिंह साहब, बहुत बहुत आपने अच्छी तरह से पूरी के हमारे लोगों को गाइड किया है। और जैसे आपने कहा कि एक मुझे अवश्य विश्वास है, हमारे आदरणीय रूपाला जी भी है, तो ये जो प्रपोजल है हर एक के में एक छोटा सा गौशाला का यूनिट, एक डेमो फार्म बने तो काफी मात्रा में भूमि सुपोषण में भी एक अच्छा एक कार्यक्रम के अंतर्गत एक अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं निमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी को। मुझे याद है कि 24-25 मार्च 2018 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT हैदराबाद में ये भूमि सुपोषण के लिए पहला सेमिनार हुआ था। सॉरी, वेबिनार नहीं, वेबिनार तो अब कोरोना के बाद आए। तो उस समय हमारे आदरणीय भागिया जी ने ये पहल करके, और अभी भी हमारे जो पूरे अभियान के हमारे पालक हैं, तो उस 24-25 मार्च 2018 को ये भूमि सुपोषण और संरक्षण की एक बात शुरू हो गई थी। और आज ये अभियान के रूप में उस समय माननीय त्रिलोचन महापात्र जी भी वहां थे, उन्होंने भी वहां अच्छी तरह से गाइडेंस दिया था। आज मैं निमंत्रित करता हूं आदरणीय त्रिलोचन महापात्र जी को कि वो हमें इस भूमि सुपोषण के बारे में आगे की गाइडलाइन के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सम्मान्य कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर वल्लभ भाई कथरिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, डॉक्टर AK सिंह, उप महानिर्देशक कृषि विस्तार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर केलावाला, कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय, श्री अजित केलकर जी और डॉक्टर लखन सिंह, और आज के कार्यक्रम में भाग लेते समस्त कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया और ऑल डेलीगेट्स जितने भी आज कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं, मेरे तरफ से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से मैं आप सबको अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। विशेष रूप में आभार व्यक्त करता हूं सम्मानीय मंत्री महोदय जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज हमारे साथ दे रहे हैं और उनका सुझाव, उनका मार्गदर्शन अत्यंत मूल्यवान होता है और हमें समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता है और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से और सम्मानीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं। और कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा और उससे पहले मैं धन्यवाद भी दूंगा डॉक्टर कथरिया जी का, जिन्होंने इसके लिए बार बार परस्यू करते रहे और इसको करने के लिए आज ये आयोजन का जो सफलतापूर्वक हो रहा है, श्रेय उनको आपको जाता है महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भूमि सुपोषण का ये जो अभियान है, इसमें 100% भाग ले रहा है और आगे भी लेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी यही है, क्योंकि ये पूरा देश का लक्ष्य है। सम्मान्य प्रधानमंत्री इसको सॉइल हेल्थ कार्ड का स्कीम जब से शुरू हुई है तब से अब तक लगातार भूमि का सुपोषण की बात करते आए हैं, दिशा निर्देश देते आए हैं और उसी दिशा में हम लोग कदम उठाए हैं। लेकिन देश बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है और विभिन्नता ज्यादा है और जितना करते हैं कम पड़ता है।
तो इसलिए अभी जो देश का स्थिति है मिट्टी का बहुत अच्छा नहीं है और अत्यंत चिंताजनक है। तो इसलिए हमें और बहुत करने की आवश्यकता है और जितना भागीदारी से किया जाए वो अच्छा रहेगा। तो उसी दिशा में ये एक सफल आयोजन है और कार्यक्रम है। डॉक्टर ए.के. सिंह और डॉक्टर केलकर और डॉक्टर केलावाला विस्तारित रूप से और कथरिया साहब भी विस्तारित रूप से अपने बात रखे हैं। हम तो सम्मानीय मंत्री महोदय जी के दिशा निर्देश का अपेक्षा रखते हैं और उन्हीं को सुनेंगे। बहुत संक्षिप्त में 2-3 बात कर ये समाप्त करूंगा। पहली बात ये है कि बिना मृदा स्वास्थ्य के हम अच्छा फसल उत्पादन नहीं कर सकते और जितना उत्पादकता हमें चाहिए और किसान का आमदनी दुगुनी क्या 3 गुनी 4 गुनी कराने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, ये संभव नहीं होगा। अगर कर भी देंगे तो मिट्टी का उपजाऊ शक्ति घटेगा आगे जाकर और पर्यावरण को भी घाटा होगा। तो इसलिए बड़े सोच समझकर हमें उत्पादकता के दिशा में कदम उठाना चाहिए और उसके लिए मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बरकरार रहे और उसी तरह का सोच के साथ हमें चलना चाहिए। या तो अच्छा जैविक खेती का पद्धति हो या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की पद्धति हो और जो पद्धति से मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बजाय रहे, लैंड डिग्रेडेशन ना हो। आज के परिस्थिति ये है कि ये जो हमारे ऊपर का मिट्टी है, जैसे डॉक्टर ए.के. सिंह साहब बता रहे थे, और ये काफी हमारे लिए उत्पादकता के लिए अत्यंत मूल्यवान है और 1000 साल लगता है 1 इंच ऊपर का मिट्टी टॉप सॉइल 1 इंच बनने में 1000 साल लगता है और वो जो है हम कुछ ही साल में हम खो बैठते हैं पानी के वजह से, हवा के वजह से और केमिकल फर्टिलाइजर के वजह से जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, जैसे डॉक्टर ए.के. सिंह बता रहे थे। हरियाणा, पंजाब में अगर उदाहरण दे, हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है 4:2:1 ये रेशियो में इस्तेमाल होना चाहिए और वहाँ जो है 31:8:1 ये रेशियो में पंजाब में इस्तेमाल हो रहा है और उसी तरह का हरियाणा में भी 27:6:1 मतलब हाईली डिस्टर्टेड और इवन भारत का भी उसी तरह का है और 6.7:2.4:1 तो ये रेशियो भारत का है और कुछ प्रदेश में तो अच्छा है, सदर्न स्टेट, सेंट्रल स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स में तो करीब करीब ठीक ठाक है, लेकिन ये नहीं हो रहा और जिसके चलते मिट्टी जो है खराब हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उपजाऊ शक्ति घट रहा है और इसीलिए हम लोगों का प्रयास जारी होना चाहिए और आगे और इंटेंसिफाई होना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से हम कर रहे हैं शायद वो पर्याप्त नहीं है। जैसे डॉक्टर ए.के. सिंह बता रहे थे, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे माना जाता है और उस दिन हम काफी कार्यक्रम विस्तारित रूप से करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, संस्थानों के द्वारा, सारे वैज्ञानिक किसानों के साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं और जिसके लिए हमें अंतर्जातीय स्तर पर इसको सम्मान भी मिला है और अवार्ड भी मिला है FAO के द्वारा। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से हमारा खाद का इस्तेमाल हो रहा है ये और जिस हिसाब से हमारे मृदा की क्षय हो रहा है और जिस हिसाब से फसल उगाया जा रहा है तो इसमें अत्यंत चिंता के विषय है और हम लोगों को इसकी दिशा में और कदम उठाना चाहिए और उसी दिशा में 1-2 बात कर समाप्त करूंगा। एक है कि हमारा जो 5 दिसंबर का कार्यक्रम है उसी तरह का अभी हम लोगों ने 75 हफ्ता अवेयरनेस कैंपेन करने जा रहे हैं और ये भारत के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम के तहत ये 75 हफ्ता जो अब शुरू हो गया है और अगस्त 2022 तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें डॉक्टर ए.के. सिंह साहब हमारे ये इसको अवेयरनेस कैंपेन देख रहे हैं। हर एक हफ्ता एक अवेयरनेस कैंपेन है तो और इसमें डॉक्टर ए.के. सिंह साहब देखिए क्या मल्टीपल टाइम्स हम कई बार
मृदा के संबंध में हम अवेयरनेस कैंपेन इसमें अंतर्भुक्त कर सकते हैं बड़े पैमाने पर पूरे देश में व्यापक रूप में, और जो भी इसमें जोड़ सकते हैं बहुत अच्छा होगा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो और बहुत सारे हमारे जो भी संस्थानें हैं, और सबको साथ लेकर इसको विस्तारित रूप से किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। किसानों को जितना समझाएंगे कम पड़ता है, क्योंकि एटीट्यूड चेंज सबसे दिक्कत काम है। हम सोचते हैं कि आज बोले तो कल सारे परिवर्तन हो जाएगा, नहीं हो पाता है। और किसानों के मन में, सोच में परिवर्तन लाने में समय लगता है, क्योंकि विजिबल इम्पैक्ट थोड़ा कम ये समय में इसको दिखाने में इतना आसान नहीं होता। और खाद डाला और पौधे सारे हरा भरा हो गए और वो इस तरह का सारे दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए किसान जो है संदेह करता है कि आप जो बोल रहे हो सही है या नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा समय लगता है उनको कन्विंस करने में, तो बार बार करेंगे तो ये हम सफलतापूर्वक ये कर सकते हैं। और उसी तरह का हमें जैविक पद्धतियां जो हम लोग बनाए हैं, 50 से ज्यादा बनाए हैं, उसको पारंपरिक खेती जो प्रोग्राम है सरकार के, केंद्र सरकार के, उसके तहत तो बढ़ावा दिया जा रहा है। बट मेरे ख्याल में और राज्य सरकार के साथ मिलकर इसको भी बढ़ावा दें तो बहुत अच्छा होगा। जैविक खेती का कैसे बढ़ावा दें और ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद बनाने का। और गाय की बात किया गया, कृषि विज्ञान केंद्र में उसका करके तो डेमोन्स्ट्रेशन कर ही रहे हैं और बाकी है वो करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगा। और उसको देखेंगे, चर्चा भी किए थे डॉक्टर कथरिया साहब जब आए थे, हम लोगों का चर्चा हुआ था। लेकिन उससे ज्यादा ये है कि गाय का गोबर का इकट्ठी करके सामूहिक रूप से कम्युनिटी के हिसाब से उसको इकट्ठी करके कैसे बनाया जाए, और किसान का और बाकी जो अवशेष है, फसल अवशेष, उसका भी इस्तेमाल हो, क्योंकि बहुत अवशेष बहुत निकलता है और वो बेकार जलाया दिया जाता है। तो इसी तरह का ये जो सरकार के जो स्कीम चल रहे हैं और चीजें हैं, ये 2-3 राज्य में सीमित है। मेरे ख्याल में इसको विस्तारित रूप से और कैसे किया जाए, डॉक्टर ए.के. सिंह साहब, इसको भी चर्चा करके कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोगों के तो हमारे जो फंडिंग है उसके तहत तो करना संभव नहीं होता है। लेकिन कैसे राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है और इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है, वो अच्छा रहेगा। और ये 2-3 अगर हम कदम उठाए अपने तरफ से जितना हमारा संभव है, और सबसे से ज्यादा किसान के साथ हमारा जितना जो एडवाइजरी 5.5 करोड़ किसानों को जा रहा है, उनको बार बार इसके बारे में अगर हम मैसेज देते रहे और मास मीडिया का और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हम कर पाए, मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं दूसरे के लिए क्या बताऊं, अपना अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रम भी हम मजबूती के साथ कर लें और ज्यादा से बड़े पैमाने पर कर पाए, और इसमें हमारा योगदान सही रहेगा, मैं यही समझता हूँ। ज्यादा ना बोलते हुए आप सबको धन्यवाद देते हैं। मेरे कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भाई मेरे बहन मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, मेरा निवेदन रहेगा आप सबको कि जितना ज्यादा किसान भाई बहनों को हम समझा पाएंगे अपने कार्यक्रम के तहत कि भूमि का सुपोषण बहुत जरूरी है, जब तक उसको बजाय नहीं रखेंगे हमारा उपजाऊ शक्ति नहीं बन पाएगा और हमारा जो टिकाऊ खेती की बात करते हैं ये संभव नहीं होगा। तो ये मैसेज हम किसान भाइयों के पास पहुंचा पाए जितना ज्यादा भारी संख्या में, वो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। तो इसीलिए आपका हर एक कार्यक्रम जो भी होता है उसमें एक छोटा सा मैसेज अगर हम दे पाएंगे, मेरा निवेदन रहेगा मेरे कृषि के जितने मुखिया आज जुड़े हैं सबसे, एक मैसेज सारे कार्यक्रम में भूमि सुपोषण का रहे, ताकि इन सारे किसान इसका 1 मिनट का भी हो या 2 मिनट का भी हो, एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर ए.के. सिंह बना सकते हैं, विभिन्न भाषा में बना सकते हैं, इसको किसान भाई बहनों को दिखा सकते हैं कि भूमि सुपोषण का महत्व क्या है, तो अच्छा रहेगा। सो इस शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देते हुए, विशेष रूप में हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देते हुए, स्वागत करते हुए, और डॉक्टर कथरिया साहब को धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महापात्र जी, आपने एकदम सटीक टू द पॉइंट अपने पूरे परिवार को मार्गदर्शन दिया है,
जैसे ही आपका खुद किसान के नाते खुद भूमिपुत्र है, ऐसे ही आपने पूरी बात को रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात से आपको मेरे साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा अपने डॉक्टर लाखन सिंह का, आपके पुणे जोन 8 के अटारी के हमारे डायरेक्टर का, कि जिन्होंने मुझे साथ दिया। पहली बार भी जब हमने ये जो आपने अभी बताया कि हर एक केवीके में एक गौशाला का यूनिट के बारे में जब वेबिनार किया था, उसी समय हमारा परिचय हुआ और उनके आधार पर पूरे देश का एक वेबिनार वो हम कर पाए थे। आज भी उन्होंने ही काफी मात्रा में पूरे देश को जोड़ने में हमें मदद की है और इसलिए उनका भी मैं पर्सनली धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ एक पॉइंट ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे हमने कामधेनु चेयर या तो कामधेनु स्टडी सेंटर अदर देन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी जो विषय रखा है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र वाले अपने अपने जो हमारे हेड हैं वो अपने एरिया की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज को भी जोड़ करके वहाँ के बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे, यंग यूथ को। मैं एक बार पीपल्स बाबा का एक वीडियो देखता हूँ, आप कभी भी पीपल्स बाबा डालेंगे तो इतना वो कहते हैं कि आने वाले दिन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के, और उसके आधार पर नई जनरेशन कैसे, एजुकेटेड जनरेशन कैसे खेती करे। तो मुझे लगता है कि एक चेयर के बारे में भी लॉन्ग टर्म का प्लानिंग हम करेंगे एसोसिएट होने का, तो भी बहुत से धीमे धीमे कहते ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपने कहा कि सही बात कही कि अब समय आया है और ए विल फाइंड ए वे। तो अब एक विल है, सरकार की नीति है, नियत भी है और हम सब साथ में मिलकर के ये काम कर पाएंगे। अब मैं हमारे आदरणीय मंत्री श्री के अनुमति से हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा गतिविधि के श्री आदरणीय अजीत प्रसाद महापात्र जी आए हैं। यदि वो अभी भी है तो जरा अनम्यूट करके हमें 2 मिनट का मार्गदर्शन करें और बाद में हम हमारा अध्यक्षीय भाषण आदरणीय श्री रूपाला जी से हम सुनेंगे। श्री अजीत प्रसाद महापात्र जी, आपका जरा अनम्यूट करिए। सुनील अनम्यूट करवाइए। यस, वो अनम्यूट ही है। ओके, अजीत जी आवाज आ रही है मेरा? हाँ जी, हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही जी। ओम श्री सुरभै नमः। थोड़ा स्लो है वॉल्यूम। आवाज आ रही है अभी? आ रही है अभी? वॉल्यूम स्लो है, जरा जोर से बोलिए। जी। ओम श्री सुरभै नमः। सभी को सादर वंदन। मान्यवर मंत्री महोदय, अन्य सभी विद्वज्जन, आज परम सौभाग्य है, आज इस प्रकार का एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, मिलन कार्यक्रम कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ये एक सौभाग्य मिला है। तो इसलिए मैं डॉक्टर वल्लभ भाई कतरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप निमंत्रण किया, अपना इस भूमि सुपोषण का जो कार्यक्रम का जो चल रहा है इस समय सारे भारतवर्ष में प्रारंभ हो गया है, तो उसमें जो टीम है उसका सदस्य में मैं हूँ, गौ सेवा प्रमुख के नाते। 2-3 विषय मेरे ध्यान में आ रहा है। थोड़ी सी अगर पीछे अपने इतिहास के अंदर हम थोड़ा जाएं, वर्ष प्रतिपदा के दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन इसी भूमि की जन्म हुई है, ऐसा सर्वविदित है, इस पे पुराण कथित है। ये धरती का जन्म हुआ है, तो धरती के जन्म होते ही बाकी सारे विषय, सृष्टि की सब प्रकार का चीज का जन्म, पशु पक्षी जीव जगत का, जल का, वृक्ष का, सबका जन्म हुआ है। साथ में एक मनुष्य भी, प्राणी को भी उन्होंने जन्म दिया। तो भगवान सृष्टि से मनुष्य की प्राणी जो है, ये प्राणी इस प्रकृति और भगवान के बीच में ब्रिज का काम करता है। और सौभाग्य या दुर्भाग्य से मनुष्य के अंदर में 2 प्रकार की ब्रेन है, हम सभी जानते हैं, सभी विद्वज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं, कि एक नेगेटिव ब्रेन है, एक पॉजिटिव ब्रेन है, राक्षस प्रवृत्ति का ब्रेन है, एक दैवी गुण संपन्न, बुद्धि संपन्न ऐसा मस्तिष्क है। जब वो मस्तिष्क दैवी संपन्न गुण युक्त चिंतन करता है
तो सृष्टि की रक्षा होता है, पोषण होता है, इसके क्षय करने से चिंता भी नहीं करता। आज दुर्भाग्य से स्वाभाविक ढंग से इस प्रकार का मस्तिष्क थोड़ा सा राक्षस प्रवृत्ति का नहीं कह सकते हम कह सकते हैं कि विद्वत इस प्रकार का जो अपना पॉजिटिव रहने है उसमें कहीं क्षरण आया है। तो मनुष्य के मन के अंदर में ये जो कमी आई है, अपने आप को विकसित करना, स्वावलंबी करना और इसको दोहन करते हुए, उसको पोषण करते हुए, इसको रक्षण करते हुए, ये जो बुद्धि है, विचार है, मन है, उसमें कमी आई है, जिस कारण से वो उसको शोषण करने लग गया है। भूमि को उसी प्रकार का उन्होंने एक आर्थिक व्यवस्था का सोचा है। उसी दृष्टि से बाकी बाहर की प्रभाव के कारण भूमि की संरक्षण के बदले, उसके पोषण के बदले उसको क्षति करने के लिए योजना बनाता रहता है। हुयनसा से लेकर आज तक जितने प्रमुख 18 व्यक्ति यहाँ भारत को आए हैं, उन्होंने दो चीज देखा, भारत के लोगों के अंदर ये शक्ति कैसा है, ये संवेदनशीलता कैसा है, और उन्होंने वही इसमें निकाला कि यहाँ के जो भोजन पद्धतियां हैं, यहाँ की जो व्यवहार है, इसी में ये सारा चीज है। तो उन्होंने इस मिट्टी को परीक्षण किया, सॉइल को टेस्ट किया, तो उन्होंने इसके सॉइल को टेस्ट करने के बाद में इसमें से अन्न होता है, इसकी पोषण शक्ति कहाँ से मिलता है, प्रकृति से धीरे धीरे लेकर के इसमें गाय को उन्होंने आविष्कार किया। तो बिना गाय से ये भूमि का सुपोषण होना कठिन है। तो गाय मतलब अपना भारत की देशी गाय, भिन्न प्रांत में भिन्न भिन्न नाम है, उसी की संरक्षण हम ठीक से करते हैं, उसी की प्रयोग साधारण किसान करता था, उसको थोड़ी सी विशेष, आज सौभाग्य से सारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित हैं, सारे कृषि वैज्ञानिकों में प्रार्थना करता हूँ, ये किसानों के प्रशिक्षण और उनके मन की जो आज माइंड सेटअप बदल गया है, उसको थोड़ा सा परिवर्तन, उनके मन की पोषण चाहिए और हम की मन की भी पोषण चाहिए। हम उनके पास में जाके प्रशिक्षण, एक बार मैं गया था 7 दिन पहले शिवापुरी में, यहाँ काशी के पास में शिवापुरी में, वहां पर मैंने कहा कि गो पूजन करके हम प्रारंभ करेंगे और जो जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी या कीट नियंत्रक बनाएंगे ये गाय के गोबर से। आप कल्पना नहीं कर सकते, वहां पर गाय नहीं आई थी, जर्सी आई थी। वहां पर गोबर जो आया था वो जर्सी का गोबर था, जर्सी के गोमूत्र थे, जिसमें से कभी भी किसी भी हालत में जीवामृत नहीं बन सकता। 1.5 घंटे के बाद में फिर से गांव के लोगों ने ढूंढ करके लाए कि गाय कैसा हो सकता है, इसलिए मेरे को 1.5 घंटा उसी क्षेत्र में घूमनी पड़ी। आज हमारे देश के अंदर में ये कमी आई है। केवल 2-3 में उदाहरण केवल आप सभी को प्रार्थना करके मैं बंद करूंगा। जैसे कि आज हमारा गांवों में गाय नहीं दिखती है, गांव को गाय रखना ये संभव उनके लिए नहीं हो पा रही है। गाय हमारा जीवन के अंदर में है, लेकिन हमको संभाल सकती, इसकी प्रशिक्षण उनके पास में नहीं है। जहां जहां पर थोड़ी थोड़ी प्रशिक्षण शुरू हुई, वहां पर अद्भुत परिवर्तन हुआ है, इसको हम सभी जानते हैं। एक किसानों का इसी दृष्टि से अपने घर में दूध नहीं देने वाली गाय भी पालने से, इसके कारण हमारे गांव की जंगल, गांव की जल, गांव की पर्यावरण, गांव की भूमि रक्षा हो सकती है। इस प्रकार का उनको एक प्रशिक्षण देना पड़ेगा। किसान को भाषण से पेट नहीं भर्ती होता, किसान को प्रत्यक्ष करके दिखानी पड़ती है। एक ये विषय, घर घर में, गांव में गाय रहे और उस शहर में सब प्रकार के चीज का उपलब्ध हो, ये अपने मन में संकल्प होना चाहिए। एक विषय है, वो गांव से ही प्राप्त हो सकता, दूध, दही, घी, सब्जी, भाजी, ये जो भी हमारा शरीर को शक्ति देता है, प्रोटेक्शन पावर बढ़ाता है, भिन्न भिन्न वायरस से बचाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, वो गाय से और भूमि से हो सकती है। इसलिए घर घर में गाय रखने की एक विषय, साथ में प्रशिक्षण, ये दोनों विषय हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। दूसरा, जो जितने गौशाला है सरकार की है, कहीं ना कहीं शहर में है, थोड़ी बाहर में गौशाला है, उनकी स्थिति विचित्र है। उसके अंदर में 3 प्रकार का गाय दिखने को मिलते हैं, जर्सी वगैरह मिलते हैं, एचएफ मिलते हैं, मिक्स ब्रीड मिलते हैं और गाय हमारा भारत के मिलते हैं। ये तीनों को थोड़ा अलग कर दिया जाए। देशी गाय के गोबर गोमूत्र को सही ढंग से
उसको तैयार करके प्रोसेसिंग करके किसान तक पहुंचाना व्यवस्था किया जाए। और शहर के अंदर में टेरेस गार्डन वगैरह करने के लिए भी अगर थोड़ा सा हम लोगों ने शहरी लोगों को प्रशिक्षण दिया तो शहर में सब्जी भाजी 2-4 महीना 5 महीना के लिए हम लोग कर सकते हैं, किचन गार्डन जिसको कहते हैं। ऐसे ही गाँव की वातावरण बदल सकता है। सबसे बड़ी असुविधा है कि इस समय गाय कमी होने के कारण जितनी भूमि है उतने हमारे पास में गाय नहीं है। जितनी भूमि को संरक्षित करना चाहिए उतने गाय है। इसलिए अच्छे बढ़िया ब्रीडिंग सेंटर हम सब लोगों को थोड़ी सी करनी पड़ेगी, जिसमें नंदी की तैयारी हो और साथ में गोमाता की भी तैयारी हो जाएगी। तो ऐसा एक वातावरण देश भर में हमको करनी पड़ेगी और हमारे मानसिकता को थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी अपने देश के लोगों का। और इसके करने के लिए जो शक्ति है, आज मेरे सामने जितने बंधु बैठे हैं, आपके पास में ये शक्ति है, हो सकता है। हर जिला में इसी विषय की दृष्टि से थोड़ा नौजवानों को एकत्रित करके उनको अगर थोड़े पढ़े लिखे नौजवान जो कि किसान है, धरती के साथ थोड़ा संबंध रखते हैं या किसान पुत्र है, आज भटक रहा है, उनके लिए अगर हम लोगों ने प्रशिक्षण की व्यवस्था किया तो इसकी रक्षा हो जाएगी। ये जो कार्यक्रम है ये केवल एक जनजागरण कार्यक्रम नहीं है, ये भूमाता को, धरती माता को, भारत को रक्षा करने की है, क्योंकि भारत ने दुनिया को दिया है। भारत रक्षी होगी तो बाकी सब हो सकता है। मेरी दृष्टि से इतना ही मैं आपको अनुरोध करता हूँ। और विशेष करके एग्रीकल्चर कॉलेजेस में और कृषि वैज्ञानिक बंधुओं ने बताते बताते जो बाकी पेस्टिसाइड से वगैरह का विषय बताते हैं उसको थोड़ा कम करवा देना चाहिए। कई लोगों के मन में थोड़ी सी रिएक्शन भी आती है, तो इसको थोड़ा कम करके अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे हम सब लोगों ने मिलकर के इससे करेंगे, इसके लिए मैं आपको अपने तरफ से भी सभी को साधुवाद देता हूँ। और सब प्रकार के क्षेत्र में हम लोग खड़े होकर काम कर सकते हैं। इस प्रकार वाक्य बोलते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सभी को जय गौ माता, जय भारत माता। जी धन्यवाद आदरणीय अजीत प्रसाद जी। अब मैं हमारे आदरणीय मंत्री श्री भारत सरकार को और हमारे परम मित्र को श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को रिक्वेस्ट करूंगा। अब सर आपको बताऊंगा मैं कि पूरे बारामूला यानी कश्मीर से लेकर के सिक्किम से लेकर के त्रिपुरा से नीचे उडुपी तक और कच्छ से लेकर के पूरे देश के यहाँ आपके अंडर के जो केवीके के अलग अलग डायरेक्टर सब लोग उपस्थित हैं। साथ में सभी अटारी के डायरेक्टर्स हैं। हमारे मथुरा के वाइस चांसलर डुआसू के डॉक्टर जीके सिंह जी और एस के मित्तल जी और बहुत बड़े बड़े स्टालवार्ड भी उपस्थित है। मैं जिनका यहाँ देख पाया उनका नाम बोलता हूँ, बाकी के सभी लोगों का भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए हमारे आदरणीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जी। राम राम सभी को। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण हेतु जनजागरण अभियान के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार का एक बहुत टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आयोजन करने के लिए मैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी को धन्यवाद देता हूं। उसका आभार भी मानता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस अवसर पर 2 शब्द रखने के लिए और इस कार्यक्रम में सबको सुनने का और मिलने का अवसर दिया। तो हमारे आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर कथीरिया जी, हमारे त्रिलोचन महापात्रा जी, हमारे श्रीमान ए.के. सिंह जी, हमारे अभी जिन्होंने हमसे बात किया और संघ की ओर से पूरे देश में इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं अजीत प्रसाद महापात्रा जी, अजीत केलकर जी, हमारे कामधेनु यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति केलावाला जी और देश भर से जुड़े हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर श्री और खास करके देश भर से जुड़े हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से सभी मुखिया लोग, सभी को पुनश्च मेरा राम राम। ये एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। संघ के बारे में कई भ्रांतियां इस देश में चलाई जा रही, मगर आज मुझे बहुत ही खुलकर कहना है कि राष्ट्र के सामने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आपदा हो
तो उस आपदा से निपटने के लिए यदि कोई पहला संगठन मैदान में आता है तो उसको मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहूंगा। आज देश के सामने हमारी भूमि का क्षरण ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय आपदा है और उसी के लिए संघ ने अपने तरीके से ये भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का देशव्यापी कार्यक्रम लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत भारत सरकार की ओर से संघ के सभी वरिष्ठ हमारे लोगों का धन्यवाद करता हूं और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कैसा संयोग है, हमारे त्रिलोचन जी बोल रहे थे कि हमारा ये जो आजादी के 75 वर्ष मनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है और इसके लिए आईसीआर ने 75 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है और आपने भी ये कार्यक्रम बनाया है, वो भी 24 तक का चल रहा है, 31 तक चलाने का है। तो इन सारे बाबतों में से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। संयोग है कि दोनों जगह पे एक सा विचार एक साथ में आना और भूमि क्षरण को, और प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही गवर्नमेंट के पहले पार्ट में ही सॉइल हेल्थ कार्ड का एक भारत सरकार का बहुत बड़ा स्कीम चला के देश के 11 करोड़ किसानों के सॉइल हेल्थ का कार्ड दिया था, टेस्टिंग करवाया था। ये भी एक प्रकार से किसानों को सेंसिटाइज करने का ही कार्यक्रम था। उसी से पता भी लगा कि हमारी भूमि में क्या कमियां हैं। तो ये दोनों कार्यक्रमों को एक साथ एक दिशा में पूरक बन के चलाने के लिए क्या हम कोई योजना कर सकते हैं। जहां भूमि संरक्षण का, भूमि सुपोषण का कार्यक्रम चल रहा है तो वहीं पे हमारा कार्यकर्ता भी इनके साथ जुड़े, हमारे केवीके जुड़े, हमारे साइंटिस्ट जुड़े, हमारी यूनिवर्सिटी के लोग जुड़े और ऐसे ही आपका हमारे जो 75 पखवाड़े का ये जो कार्यक्रम हमारा ये हमारे कृषि अनुसंधान परिषद का चल रहा है, उनके साथ हमारे अभियान के लोगों को भी इसमें निमंत्रण मिले ताकि दोनों में जानकारियां साझा हो सकती है। और कुछ कुछ बातें तो ऐसी मिलती जुलती है। केलकर जी बता रहे थे कि हर पेड़ पे मेड़ रखना चाहिए और उस एरिया में कौन से पेड़ लग सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है, भारत सरकार की योजना है हर पेड़ पे मेड़ लगाने की, उसके लिए भारत सरकार पैसा दे सकती है। भारत सरकार में स्कीम है हर पेड़ पे मेड़ लगाने की। तो क्या इस स्कीम को ही हम प्रमोट कर दे और हमारी योजना का, हमारे प्रसार का एक हिस्सा बन जाए और उसमें किसानों को इनकी जो सहायता मिलती हो उसमें उनको सुविधा देने के लिए हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। 2-3 बातें केलकर जी की बहुत ही हमको अच्छी लगी हैं। उनमें उन्होंने एक बताया कि हमारा जो रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट का जो पूरे भारत में होता ही रहता है, वो हमें इसको उथरेटी बोलते हैं, उकरड़ा बोलते हैं और ये अपने अपने तरीके से लोग करते रहते हैं। और इसका सही तरीके से यदि करने में, यदि रिसर्च करके ये ऑर्गेनिक वेस्ट का मैनेजमेंट करने का कोई मॉड्यूल हम डेवलप कर पाए और उनकी रिप्लिकाएं हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों में प्रसारित करने का हम प्रयास करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छी दिशा देख सकते हैं। एक शब्द इनका बहुत अच्छा लगा है मुझे, मैं त्रिलोचन महापात्रा जी को अनुरोध करूंगा। उन्होंने एक शब्द बोले हैं कि ऑर्गेनिक इनपुट सेंटर। ये शब्द के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। ये सही मात्रा में किसानों को कैसे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्गेनिक इनपुट आज ढूंढना बड़ा, क्योंकि हमारे देश की एक दिक्कत बड़ी है ना कि आप ऑर्गेनिक पे बोलोगे तो कल ही लोग बोतल बना के निकल पड़ेंगे कि ऑर्गेनिक है खरीदो हमारा, वो गांव के कुएं का पानी ही बेच देते हैं। ये एक भारी किल्लत है हमारे देश की। तो उसी से किसान कैसे बचे और उसको सही ऑर्गेनिक इनपुट्स हम कैसे आप उपलब्ध करा सके, और ऑर्गेनिक इनपुट सेंटर क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ही खड़ा कर सकते हैं हम क्या, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए
और हम जरूर इस पर अलग से विचार भी जरूर करेंगे। हमारे केलावाला जी बोल रहे थे कि ये गौपालन ये तो पहले से ही हमारे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप गाय को पालो, वो तुम्हें पालेगी। और उन्होंने खुद का उदाहरण दिया था कि मैंने एक भगवान श्री कृष्ण खुद ने जो काम किया, उन्होंने एक ही काम किया है और वो गोपालन का किया, और कोई काम इसके उसमें बायोडेटा में है नहीं कि उन्होंने कहीं पे और कोई कामकाज किया हो। एक ही काम उनके बायोडेटा में मिलता है और वो गोपालन का। फिर भी हम इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो वो तो हमारा दुर्भाग्य है। सो गोपालन, मगर अभी अभी के अर्थ प्रधान व्यवस्था में लोग गोपालन तभी करेंगे जब उनको गाय पालन से फायदा मिलेगा, उसको पता लगेगा। तो उसके लिए ये आज के हमारे जो अभियान के 2 अंश है, और खास करके सुपोषण एवं संरक्षण अभियान जो हमारा 13 तारीख से शुरू हो गया है, और गांव-गांव में जाके हमारे कार्यकर्ता किसानों के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में जैसे अजीत प्रसाद जी बता रहे थे, हमें भी 2 पार्ट करने चाहिए। एक पार्ट हमारा रूरल का होना चाहिए और एक पार्ट हमारा अर्बन का होना चाहिए, और दोनों में अलग-अलग बिंदु पे बातें होनी चाहिए, क्योंकि अर्बन की बात हम रूरल में जाके करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, और अर्बन में जाके रूरल की बात करने से कोई फायदा नहीं। सो अर्बन में हमें गो से उत्पन्न होने वाला दूध, घी, गौमूत्र, उनके उपयोग के बारे में उनको सचेत करना है और उनके उपयोग के प्रति उनमें रुचि पैदा करनी है। भाई आप गाय का दूध ही मांगो, शुद्ध गाय का दूध ही मांगो, देशी गाय का दूध ही मांगो। आप उसी प्रकार से भी गौ सेवा कर सकते हैं, ताकि अपने आप में गौ पालक को इनके दाम मिलने लगेंगे। दूसरा, जैसे अर्बन एरिया में हम इन गौ से जो भी चीजें हम पैदा कर सकते हैं और उनके उपयोग के बारे में उनकी जानकारी और उनके प्रति उनकी रुचि और उनका प्रेम बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। वैसे गांवों के अंदर उनकी पालन और उसके उछेर से और उनको खेती में प्रयोग करने से क्या फायदा है, उस प्रकार से हमें उस कार्यक्रमों को करना चाहिए। आप सबको पता है कि ये 75 वर्ष की जो आजादी के 75 वर्ष की उजवनी का हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में जो सोच है, वो ये है कि ये 75 वर्ष की उजवनी के कार्यक्रमों के दौरान हमें देश के लोगों के मन में आजादी के समय आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने जो परिश्रम किया था, वो अब हम देश को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करने का संकल्प करें। तो उसमें हमारा ये संकल्प हो सकता है कि हम भूमि सुपोषण की ओर बढ़े। और ये अभियान के मुझे जो जानकारी मिली है उसका 3 अंग है। उसमें से एक है सजीव खेती, दूसरा है पर्यावरण की सुरक्षा, और तीसरा है गोपालन और गौ संरक्षण। तो इन तीनों का अच्छी तरह से प्रांतीय भाषाओं में सरलता से आम आदमियों के बीच में जाके हमें बातें रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से निष्पत्ति की ओर हम जब आगे बढ़ने का प्रयास करें, जन जागरण से भी आगे बढ़े, तभी हमारे सबके संज्ञान में होना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि अभी इसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक बहुत बड़ी राशि देकर इस देश के सामने एक नई सुविधा खड़ी करने का प्रयास किया। तो कोई हमें जो बता रहे थे कि हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, उनको प्रोसेस करने का यदि जिला स्तर पे या मंडल स्तर पे किसी भी प्रकार का एक बड़ा टेक्निकल साधन या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में ये फंड की सहायता मिल सकती है। इसका हमें संयोजन कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। ये जो हमारा अभियान अभी चलने वाला है, और उसमें किसान संघ के लोग लगे हैं, किसान मोर्चा के लोग लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। तो हमारे महापात्रा जी जैसे बता रहे थे कि हम इन सारे कार्यक्रमों में
जो भी संस्था के लोग ये अभियान के साथ जुड़ने चाहे, उन सभी का साथ लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें जोड़ने का आयोजन करना चाहिए। मगर मैं एक नम्र अनुरोध करता हूं आज, जाकि देश के सारे कोने से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि ये भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान जो हमारी संस्थाओं की ओर से चलाया जा रहा है, उनका एक एक कार्यक्रम तो अवश्य अपने कृषि केंद्र के ऊपर करें, ताकि उसके माध्यम से वहां आपको भी जानकारी मिलेगी और अपने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े हुए किसानों में ये विषय भी जाएगा। तो सारे किसान कृषि विज्ञान केंद्रों में, ये सारे गांवों में हमें करना है, तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्रों में भी ये कार्यक्रम की रचना होगी। तो ये मुझे लगता है कि प्रसार करने में ये हमें बहुत ही उपयोगी रहेंगे। एक दो चीजें जो है, जैसे हमारे अजीत प्रसाद महापात्रा जी बता रहे थे कि भी ये पेस्टिसाइड्स वाली बात और ये इन दोनों बातों में हमें बात करते समय थोड़ा संयम बरतना चाहिए। हमें संयम ही नहीं बरतना चाहिए, हमें डंके की चोट पे कहने की अब आवश्यकता आ गई है कि हम बिना पेस्टिसाइड्स के भी अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इनके कई अच्छे उदाहरण भी हमारे सामने। हमारे गुजरात में गोपाल सुतरिया एक व्रज गौशाला करके एक गौशाला चला रहे हैं। उन्होंने बंसी गौशाला, हैं, बंसी गौशाला अहमदाबाद में है। सभी जो सुन रहे हैं वो कभी भी अहमदाबाद जाए तो अवश्य इन गौशाला का उधर निदर्शन करने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने जीवामृत डेवलप किया है अपनी ही लेबोरेटरी में, अपने ही गौशाला का, और वो गारंटी के साथ कह रहा है कि आप सारे पेस्टिसाइड और सारे खाद को छोड़कर इस जीवामृत से अपनी खेती करो और कोई भी नुकसान होगा तो हम देख लेंगे। इस प्रकार का वो कर रहे हैं और वो जीवामृत और वो बैक्टीरिया वो फ्री में दे रहा है। यदि कोई लेने वाला हो, उसकी सिस्टम भी वो बताते हैं और उसके बैक्टीरिया भी उनको प्रोवाइड करते हैं, और वो किसानों के बीच में बैठ के उनको निदर्शित भी करने के लिए तैयार है। मैं मानता हूं कि हमारे सुपोषण अभियान के साथ इनको भी जोड़ना चाहिए और हमारे कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में उनकी भी उपस्थिति दर्ज हो, उसका भी हमें थोड़ा ख्याल करने की आवश्यकता है। तो इससे क्या है कि देखने से, और किसान जब बोलता है ना, तो मैं बोलूं या और कोई बोले, इनसे ज्यादा किसान प्रभावित होता है कि अपने वाला बोल रहा है और खुद की गौशाला वाला बोल रहा है। तो ये गौशाला के संबंध में भी उनका मेंटेनेंस और उनका जो आउटपुट है वो और गौशालाओं के लिए भी देखने योग्य है और परिलक्षित करने जैसा है। उसके लिए उनका भी मैंने जिक्र करना उचित माना है। ये भूमि सुपोषण के बारे में हम जितना कहे वो अच्छा है। हमारे गुजराती में तो एक बड़ा दोहा है पूरा, धरावीण धानन निपजे तळवीण माड़ू नोय, जे घर जखरो निपजे एनी मां होथल पदमणी होय। ये तो जे धरावीणा धान निपजे ज नहीं। जब भी हमें अच्छे प्रोडक्शन की अपेक्षा करनी होगी तो अच्छी धरती से ही ये हो सकता है। अच्छे मर्द बच्चे पैदा करने होंगे तो अच्छी माताएं भी होनी चाहिए, तभी ये, इसके बिना ये हो नहीं सकता। तो इसी का तो जितना हम महात्म्य करें उतना कम है। मैं परिवार क्षेत्र को धन्यवाद देता हूं कि इस कालखंड में जब हम कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसमें से ये हमारी धरती की समस्याओं को पसंद करके उसकी पूर्ति करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का आपने आयोजन किया है। इसके लिए पुनः मैं भारत सरकार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और भारत सरकार की ओर से हमारे सारे उपक्रमों में जो भी सहयोग करने की आवश्यकता हो हमें बताते रहे, हम उसका पूरी तरह से सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कथिरिया जी, आपका पुनः से धन्यवाद। आपने एक अच्छे विषय के साथ सबके साथ जोड़ने का मुझे भी अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाला जी, आपने सही कहा, दोहा कह के धन बिना उपजे धरा वगैरह उपजे नहीं। तो सही बात है कि ऐसी भूमि सुपोषण के लिए आपने जो सटीक सभी पॉइंट हमने लिखे हैं, 75 ईयर्स जो हम मनाने जा रहे हैं आजादी के, उसके उपलक्ष्य में ये सभी कार्यक्रम भूमि सुपोषण से जुड़े हुए कृषि विज्ञान केंद्र, सामाजिक संस्थाएं और मैं
अभी हमारे कार्ड सिद्धेश्वर स्वामी शायद इसमें आए कि ज्वाइन हुए कि पता नहीं, लेकिन ऐसे संत महात्मा भी जो जुड़े हैं कृषि के साथ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ, ऐसे लोगों का भी हम साथ लेकर के एक बड़े पैमाने पे इस अभियान को एक सातत्यपूर्ण रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। ऐसा गोपाल को भी कहा है, शायद गोपाल आया होगा इसमें। एक हफ्ते पहले हमने 8 तारीख को ऐसा ही एक नेशनल वेबिनार किया था, उसमें भी वो बोले थे। आज भी उनको इनवाइट तो किया था, शायद अभी दिखाई देता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारी ये पूरी टीम, सही बात है, आपने अच्छा कहा कि एक एक विषय को लेकर के एक पूरे देश में माहौल बनाने में प्रयास करेंगे। अब मैं अंत में आभार विधि करने के लिए हमारे डॉक्टर लाखन सिंह कि जिनका बहुत बड़ा सहयोग पूरे देश के हमारे ये केवीके के हेड को जोड़ने में रहा है, उनको कहूंगा कि आप धन्यवाद प्रस्ताव करें सभी लोगों का, और खास करके हमारे आदरणीय मंत्री श्री और हमारे वक्ताओं का। श्री डॉक्टर लाखन सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण हेतु जन जागरण अभियान राष्ट्रीय वेबिनार के अवसर पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, कृषि राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में हम सभी को संबोधित किया और मार्गदर्शन दिया। महोदय, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ऐसे पहलुओं पर चर्चा की, जैसे भूक्षरण एक राष्ट्रीय हमारी जो आपदा है, इसको किस तरीके से हमें राष्ट्रीय स्तर पर इसमें देशव्यापी मुहिम चलाई जाए, इस पे बहुत बड़ा आपने फोकस किया। महोदय, आपने कहा कि कैसे क्रॉप रेजिड्यू रिसाइकलिंग पे कोई एक मॉड्यूल बने, इस पे भी हमारा केवीके सिस्टम पे इसको करने की बात हुई। ऑर्गेनिक इनपुट सेंटर हमारे केवीके इस पे कैसे बने, इस पे भी बहुत अच्छा आपने फोकस किया। महोदय, आपने 3 चीजें बहुत अच्छी बताई, सजीव खेती, पर्यावरण संरक्षण और गौशाला सुरक्षा, इन तीनों का कैसे समन्वय किया जाए, और सॉइल तो इम्पोर्टेंट है जिसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते। ये सारी चीजों पे आपने बखूबी आपने मार्गदर्शन किया है। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भूमि सुपोषण एवं संरक्षण करने हेतु अनेकों मूल्यवान सुझाव दिए। महोदय, आपने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दुर्गम समय में भी पूरे केवीके सिस्टम को, मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है। महोदय, हम आपके दिल से आभारी हैं। अब मैं माननीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने संबोधन में भूमि सुपोषण हुए अनेकों व्यवहारिक व मूल्यवान सुझाव दिए। महोदय, आपने टिकाऊ खेती पर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर और सोच में कैसे परिवर्तन किया जाए, इस पर भी बखूबी आपने चर्चा की, और आईसीआर का क्या रोल हो सकता है, केवीके सिस्टम को कैसे वाइब्रेंट बना सकते हैं, इस पर बहुत अच्छा आपने सुझाव दिए। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ए.के. सिंह, सम्मानित उप महानिदेशक कृषि प्रसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का आभार प्रकट करता हूं, जो सदैव कृषकों की समृद्धता हेतु अनेकों प्रयास करते रहते हैं। आपने इस अनूठी पहल में पूरे केवीके सिस्टम को जोड़ा है। महोदय, आपका मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं इस मौके पर डॉक्टर NH केलावाला, कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय, तथा श्री अजीत केलकर जी, जो सदस्य हैं भूमि सुपोषण राष्ट्रीय अभियान का, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भूमि सुपोषण एवं संरक्षण पर अपना संबोधन किया और सभी प्रतिभागियों को मृदा व इंसान के स्वास्थ्य को कैसे सेहतमंद बनाया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इस पर बहुत ही प्रेरणादायक भाषण दिया। अभी इसी समय श्री अजीत प्रसाद जी, जो गौसेवा प्रमुख हैं, उन्होंने संक्षेप में बहुत बड़ा संदेश दिया। मैं आपका भी दिल से आभारी हूं। अब मैं इस राष्ट्रीय वेबिनार के प्रमुख सूत्रधार डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व में कई केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आपने 2-3 दिनों के अल्प समय में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और इसका सफल आयोजन किया है।
महोदय, मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आपकी पूरी टीम, जिसमें विशेषकर सुनील पटेल जी हैं, श्री अमर कुमार हैं, श्री पुरीश कुमार हैं, इनका बड़ा सक्रिय योगदान रहा है। मैं इनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम में हमारे जुड़े माननीय कुलपतिगण, विशेषकर दुवासु से कुलपति जी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया और इसमें हम लोगों का सभी को एक ग्रेस ओकेजन प्रदान किया। आईसीआर से जुड़े हमारे बहुत सारे एडीजीज और सीनियर ऑफिसर्स भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे सभी अटारी डायरेक्टर्स जुड़े हैं और उन्होंने पूरे देश से 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों को, केवीके हेड्स को उन्होंने जोड़ा है। मैं आपका सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने वास्तव में एक कॉमन कॉज के लिए इसमें सक्रिय भूमिका अदा की है। मैं सभी निदेशक प्रसार, केवीके के हेड्स और सभी वैज्ञानिक एवं सभी प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। अंत में 3-4 चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा। हमारी सॉइल, मृदा, संस्कृति, सिविलाइजेशन और स्वास्थ्य, इनका गहरा संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है। इसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको मिट्टी को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, मिट्टी को उचित सम्मान देना है, भूमि की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। किसानों के पास ज्ञान का भंडार है, उनके पास ट्रेजर है, संपदा है, उसका कैसे प्रयोग करें, इस पर हमें चिंतन करना है। पशुपालन को, विशेषकर इंडिजिनस काउ को कैसे हम एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं कृषि का, इस पर भी हमको ध्यान देना है। किस प्रकार परंपरागत कृषि को आधुनिक कृषि कैसे समन्वय किया जाए, इस पर भी काम करना है। महोदय, एक और मैं बात करना चाहूंगा, हमको विलेज लेवल पे, गांव में मृदा रक्षक आइडेंटिफाई करें, विलेज मोटिवेटर आइडेंटिफाई करें, तो वास्तव में हर गांव में इस तरीके से हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके के कार्यक्रमों को। इसलिए ऐसी मनोदशा और गांव के लोगों में भी, जो हमारे किसान भाई, उनकी सोच में भी बदलाव आएगा। हम केवीके सिस्टम को किसानों के बीच में काम करते हैं, किस तरीके से हम प्रॉपरली इस्तेमाल करें। जैसे हमारे माननीय डीजी साहब ने भी, मंत्री जी ने भी और सभी वक्ताओं ने कहा कि केवीके एक धुरी है, किस तरीके से विलेजर्स को हमें इनका इंटरेक्शन किया जाए, इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। मैं इसी के साथ सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और हम सब संकल्प लेते हैं कि हम भूमि सुपोषण करेंगे और ये हमारा हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है कि हम लोग सॉइल को बचाएंगे। हमारा कैसे हमारे जो सोशल साइंस और नेचुरल साइंस का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। महोदय, आप सभी को मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लाखन सिंह जी। मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम सबको भी अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए हमें स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए कि वेद पुराण या तो हमारे पाराशर कृषि ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें जो सत्य लिखा गया है। मेरे पास करीब करीब 50 से जैसे श्लोक है ये भूमि माता के लिए, उसमें एक ही पढ़ूंगा कि लिखा है कि दया पृथ्वी मातृमा माँ हिसी मोह हम शिवाम, यानी कि हे पृथ्वी माता, तुम हमें ना हानि पहुंचाना, हम तुम्हें नहीं हानि पहुंचाएंगे। कितना सटीक है प्रिंसिपल। तो ऐसे मुझे लगता है कि हम सबको भी पाराशर कृषि से लेकर के हमारी एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाला साहब, अपने डॉक्टर महापात्रा जी, सभी को। और आने वाले दिनों में नेक्स्ट हम और कोई रखेंगे कार्यक्रम तो फिर से मुलाकात करेंगे। हमारा ये सतत कार्यक्रम चलता रहेगा। कहीं ना कहीं भूमि पोषण, कहीं ना कहीं गौ आधारित कृषि, कहीं ना कहीं किसानों को जीवामृत बनाने का हम सिखाएंगे कि प्रत्यक्ष, जैसे रूपाला जी ने कहा कि ये कार्यक्रम तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र में होना ही चाहिए और वहाँ प्रत्यक्ष डेमो, कैसे जीवामृत में कितना पानी डालना है, कितना यूरिन, कितना काऊ डंग, कितना छाछ या तो गुड़ डालना है, ये सब। तो यानी कि ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा और इसमें हम आपका पूरा सहयोग चाहते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद से भरे सरोवर, तो आप पूरे देश के इतना अच्छा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा केवीके का बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसी प्रार्थना के साथ सबको फिर से नमस्कार। और हमारा कार्यक्रम हम शांति मंत्र से पूरा करते हैं, तो पुरीश कुमार को बोलूंगा कि शांति मंत्र से हमारा इस कार्यक्रम की समाप्ति करें।
वल्लभ भाई, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मंत्री महोदय जी जी की छोटा जी सा आग्रह है। जी जी तो जी आपकी अनुमति और सभी का अनुमति हो तो मैं एक लाइन बोलने के चाहता बोलिए हूँ। बोलिए, अरे जरूर जरूर रूपाला तो साहब। क्या सवेरे सवेरे रेडियो में जो चलता है कृषि के लिए, किसानों के लिए प्रशिक्षण, बारिश से हुआ, धूप हुआ, ये हुआ, सो हुआ, तो उसके क्या क्या करना है। मंत्री महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो डंके की चोट पर बोले, इसलिए मेरे भी थोड़ी सी सरकार के बंधुओं को बोलने के लिए साहस बढ़ गया, इसलिए मैं व्यक्तिगत धन्यवाद आपको देता हूँ। और आपने जो जिस प्रकार का संगठन के बारे में बताया, सही में सभी के हृदय में तो है, लेकिन ये हो सकता है क्या? उन्होंने जो बताते हैं किसान लोगों को, ये मेडिसिन लेना, ये यूरिया लेना, ये डीएपी लेना, वगैरह वगैरह वगैरह, इसको कहीं अगर हम थोड़ा सा वही प्रधानमंत्री महोदय जी को अशेष धन्यवाद, उन्होंने 2 विषय इस समय जो किया, जैसे कि इको फ्रेंडली गणेश बनाओ। गोबर का गणेश ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इको फ्रेंड है। दूसरा, उन्होंने जो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के बारे में उन्होंने एक आह्वान किया है, ये सुपोषण, भूमि सुपोषण का, संरक्षण का दोनों जोड़ जाए, ये तो प्रचंड शक्ति निर्माण करेगा, धरती की रक्षा हो जाएगी। लेकिन इसमें से एक छोटा सा सजेशन, ये जो रेडियो में प्रचार होता है सुबह शाम को कृषकों के लिए, वहां ये विषय को जोड़ दिया जाए, थोड़ी सी बातचीत हो जाए, तो एक अद्भुत परिवर्तन होगा। गांव गांव का लोग रेडियो सुनते हैं, और आजकल जो मोबाइल टीवी में आता है, तो मोबाइल टीवी में भी कई प्रकार की आता है। सोशल मीडिया में इसको थोड़ी सी स्थान अगर ठीक से ढंग से अपने तरफ से, सरकार की तरफ से, विशेष करके आपकी व्यक्तिगत प्रयत्न से ये अगर हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। जरूर करेंगे, जरूर थोड़ा करेंगे। 2 मिनट समय लिया, क्षमा करना मेरे को। सबको धन्यवाद। जय गौ माता। The same is true for डीडी किसान also। रूपाला साहब, डीडी या किसान को भी इसी दिशा में जरा गाइड करना पड़ेगा। धन्यवाद। चलो सुरभि मंत्र जी। ओम सर्व काम दुधे देवी सर्वतीर्थीभिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते लक्ष्मीर्या लोकपालनां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। ओम श्री सुरभ्यै नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।